नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में आने वाले हैं। मॉनसून बरस रहा है, दिल्ली में भी इस वक्त जबरदस्त बरसात हो रही है और मॉनसून सत्र की खबर भी आ गई है। तो आज की पहली खबर यही है, संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और यह सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पिछले संसद सत्र के बाद देश में बहुत कुछ बदल चुका है और आज हमारा पहला सवाल ये, जिस पर हम लोग मेहमानों से बात करेंगे, क्या ये आने वाला पार्लियामेंट सेशन, ये संसद सत्र असल मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है? क्या वाकई में ये तारीखें 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी? क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े काम करने की तैयारी सरकार की तरफ से है और क्या वो तैयारी पूरी हो चुकी है, मेहमान आपको बताएंगे। लेकिन पिछले सत्र से क्या क्या हुआ? बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन गई। टीएमसी में टूट तेजी से जारी है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद टूट कर अलग हो चुके हैं और वो इसी सत्र में बीजेपी का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राज्यसभा में भी टीएमसी के 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और ये टूट केवल टीएमसी तक नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के 7 सांसद बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके थे और अब उद्धव गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने शिंदे गुट के साथ हाथ मिला लिया है। तो इसका असर संसद में केवल सिटिंग अरेंजमेंट पर ही नहीं पड़ने वाला है। संसद के दोनों सदनों में एनडीए की ताकत काफी बढ़ गई है। सवाल है 2/3 का। एनडीए को जितने उसको काम करने हैं, बीजेपी की सरकार को, उन सबके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो क्या वो 2/3 बहुमत सरकार ने हासिल कर लिया है? कौन कौन से बड़े बिल सरकार ला सकती है? पहले ताजा प्रकरण से शुरुआत करते हैं। ये 130वां संशोधन विधेयक, जिसके मुताबिक देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को अगर किसी केस में 3 महीने तक जेल में रहना पड़े तो 31वें दिन उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा वरना। तो ये एक बड़ा बिल आ रहा है। इसके अलावा सरकार महिला आरक्षण बिल पर पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अब इसके पूरे संकेत हैं कि महिला आरक्षण बिल और उसके साथ में डिलिमिटेशन, परिसीमन बिल, ये दोनों बिल भी सरकार लाना चाहती ही है। तो सरकार इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त कर चुकी या नहीं कर चुकी, इसकी बात हम लोग करेंगे और मैं आपको एक बयान भी सुनवाऊंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है। पहले बात कर लें एक बार। अच्छा, जहां तक तारीखों की बात है तो दूसरी तारीख का इंतजार 6 जुलाई का भी है, कल की तारीख। राम मंदिर न्यास का कल उनकी बैठक होनी है, तो उसमें क्या फैसला होगा उसकी बात अभी 10 मिनट की बात करते हैं। पहले ये बात हम लोग खत्म कर लें, क्या ये सत्र वाकई हिस्टोरिक होगा आपके लिहाज से त्रिपाठी जी? और जितने हमने 3 खास तौर पर बिल की बात की, क्या सरकार इन पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या सरकार के पास नंबर्स हैं? देखिए, सरकार ने, या सरकार क्यों कहें, सरकार तो एक ही होती है, भाजपा ने, उससे ज्यादा ठीक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ पिछले कुछ समय में किया है वो उसका डेस्परेशन दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लग रहा है कि हमारे हाथ से एक बड़ा अवसर गया है, उस अवसर को हमें फिर से खींच कर लाना है। और वो अवसर कौन सा है? वो अवसर है जो परिसीमन वाला है, जिसमें 50% शायद सीटें बढ़ाने का, एक जिसको कहें कि एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला ले आ रहे हैं कि 50% सीटें सबकी बढ़ाओ, जिससे कि बहुत ज्यादा बवाल ना हो और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो कहा जाता है किनके, वो सब हो। अब उसमें नंबर्स जुटेंगे क्या? तो पिछली बार दिख गया कि सरकार नंबर से बहुत पीछे थी, मतलब इतनी पीछे थी कि वो वहां तक पहुंचने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। इसके बीच में तमिलनाडु का चुनाव हो गया, इसके बीच में बंगाल का चुनाव हो गया, चलिए असम वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन तमिलनाडु और बंगाल ने पूरा जो नंबर डायनेमिक्स से उसको बदल दिया है। बंगाल के बाद ये अनुमान नहीं था कि ऐसे, और जैसे बड़े गांव घर में होता है ना कि बड़ी हवेली होती है, बड़े जमींदार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनकी हवेली बड़ी शानदार रहती है, सब वहीं बैठक वैठक चलती थी। अचानक एक तरफ से कहीं छत टूटती है तो बारिश के समय में समझ आता है कि तो सब पूरी छत ही गड़बड़ थी, धर 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 धर, आज यहां बैठे, फिर कुर्सी हटा के इधर बैठे, तब धम से इधर गिर गया। तृणमूल कांग्रेस की हालत कुछ वैसी ही हो रही, एकदम से अचानक लग रहा है कि सब टूट टूट के गिर रहे हैं। अब लेकिन यह भी सच है कि एक तो टूट के गिर रही है, चलो बारिश आ गई, थोड़ा सीलन आ गई, लेकिन दूसरा क्या है कि वहां से लेके और मतलब अब क्या बोलते हैं उसको, हम हमारे यहाँ गहदाला बोलते हैं, वो लोहे का होता है तवाल, हाँ, उन्हें कुदाल नहीं, वो लंबा सा होता है, वो सीधे उसी काम ही आता है, सिर्फ दीवाल उवाल, तो सीधा मारे धक्के से नीचे। तो भाजपा जो है, जो पहले से ही पानी से चू रहा है, उसको एक और दे रही। तो ये ऋतव्रत से लेकर और इधर काकोली घोष दस्तीदार तक वही कर रहा है। और जो डीएमके वाला हुआ, ये राहुल भैया है, मतलब मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, राहुल जी भी मोदी जी के साथ मदद कर रहे हैं। हालांकि जो जयराम रमेश जी का ताजा बयान है वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास नंबर है, अब उनको हम नंबर नहीं ले देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिस्टोरिकल करना चाहेगी। सिर्फ परिसीमन वाला ही नहीं, वो इसको भी जोड़ेगी जो
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, 130वां मंत्री, संशोधन हाँ, जो कि अगर जेल में गए तो कुर्सी गई। आपकी जानकारी के हिसाब से भी ये काम इन कामों पर बीजेपी इस सत्र में बढ़ेगी 100%। ठीक। अब आपने क्योंकि जिक्र कर दिया प्रोफेसर साहब, आगे सर स्वागत है आपका। वो मैं आपको जयराम रमेश जी का बयान में सुनवा ही देता हूं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं जुटा पाएगी बीजेपी 2/3, लगा ले जोर, कर ले कुछ भी, बहुत तोड़फोड़ कर ली, लेकिन हम होने नहीं देंगे। 54 सीटें कम पड़ गई थी, 54 वोट कम पड़ गए थे जब पिछली बार अप्रैल के महीने में यही महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का बिल सरकार लेकर के आई थी। 298 वोट पड़े थे और उस दिन जितने मेंबर्स थे उसके हिसाब से 2/3 बहुमत था, 352। तो 54 की संख्या बहुत बड़ी होती है। उतना बड़ा गैप बीजेपी ने क्या भर लिया है, बात आगे करेंगे। आप जयराम रमेश जी को सुनिए। और हां, वो अब उसी बात को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया अखिलेश जेवाली को कि ये महिला आरक्षण के लिए नहीं है, ये 2/3 जो बीजेपी ढूंढ रही है, ये आरक्षण के लिए है। ये 400 पार आपने नहीं आने दिया तो उसकी खींच पार्टियां तोड़कर निकाल रहे हैं। इनका मकसद आरक्षण छीनना है और इस 2/3 का इस्तेमाल ये उसी के लिए करना चाहते हैं। टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, अभी 320 तक ही पहुंचे हैं। अभी और बहुत लंबा सफर है उनका, वो पहुंचने वाले नहीं है। हम भी अपना काम कर रहे हैं। ये 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं, न केवल परिसीमन का जो विधेयक है जो हराया गया था 17 अप्रैल को, वो वापस लाना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का 2/3 बहुमत उनको चाहिए। अंतिम बात क्या है, उनका असली मकसद क्या है? असली मकसद है कि भारत का संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, 24 पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का, वो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसको बदलने में लगे हुए हैं। इसको हटाना चाहते हैं, नया संविधान लाना चाहते हैं। अब सवाल चाहते हैं का तो रह नहीं गया। सरकार तो क्लियर कर चुकी कि वो क्या चाहती है, उसको 2/3 किस लिए चाहिए। उसने कहा हमको महिला आरक्षण बिल लेकर के आना है, ये तमाम काम हमें करने हैं। अब ये उनकी पॉलिटिक्स है। जयराम रमेश जी को कहने का पूरा अधिकार है कि वो संविधान बदल देना चाहते हैं, तो क्या कर देना चाहते हैं, वो आरक्षण हटा देना चाहते हैं देश से। गुस्से में संविधान क्यों पटक, जोर से पटक, उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? तो अभी तो वो कह रहे थे कि 2/3 नहीं है, तो वो तो नहीं गया। एक तो पुस्तक है समीर जी, दूसरा संविधान है। 2/3 हो गए सरकार के पूरे। देखिए 41 सांसद चाहिए सरकार को। अगर लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में 540 सांसद इस समय, और 540 का अगर 2/3 देखेंगे तो इस समय 360 सांसद होते हैं, और 319 अभी इनके पास है भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख के अंदर। सारा कौन कौन जोड़ा आपने? सारे जोड़ लिए, जो टूट कर आए वो भी तोड़े, सहयोगी दल जोड़ लिए, सारा सब जोड़ के 319 है सारा इनके पास जोड़ के। अब 41 सांसदों को इनको जरूरत है। अब ये 41 सांसदों का खेल जो चल रहा है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। शरद पवार को लेकर आए तो क्या उनके 8 सांसद जुड़ेंगे? डीएमके की स्थिति क्या होगी इसके अंदर? क्या समाजवादी पार्टी के टूटेंगे? क्या बिजू जनता दल या कोई और तोड़ेंगे? वाईएसआर है, जैसे वाईएसआर वाले कह चुके हैं कि हम समर्थन करेंगे। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये इनकी कोशिश है कि भाई 61 सांसदों को गैर हाजिर किया जाए। अगर 61 सांसद गैर हाजिर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 319 पर भारतीय जनता पार्टी अपने बिल पास करा लेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, 20 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, आज 5 तारीख है, 15 दिन का समय है। और मुझे लग रहा है कि उसी कोशिश में है कि अगर पार्टी नहीं टूट पाए तो कम से कम पार्टी वॉकआउट कर जाए। अब शरद पवार की पार्टी बची है टूटने को अभी इस वक्त नहीं। अब शरद पवार की भी पार्टी टूट सकती है, टूटने के लिए कुछ भी टूट सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, कहो कल आ जाए कि समाजवादी पार्टी की बड़ी टूट होने की संभावना आ गई। टूटने के लिए तो खबर लगने की देर है, बस की मीडिया में चलेंगी पार्टी टूट गई। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी से है। और जो फ्लोर मैनेजमेंट अमित शाह ये समय जो देख रहे हैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का खासतौर से, राज्यसभा में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से पार्टी से बातचीत चल रही है, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा 41 का है वो किसी भी तरीके से गैप करने सर ऐसा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात तो आपको याद है ना, बीच में एक बार खबर आई थी कि सरकार महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी ला सकती है। तो कोई विशेष सत्र तो आया नहीं, मानसून सत्र ही हो रहा है। 41 सांसद है नहीं ना सर। हाँ, जब होंगे तो तभी लेकर आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। 41 सांसद की व्यवस्था हो जाएगी, उसी स्थिति में सरकार ये बिल लेकर आएगी। अगर सरकार को लगता है कि डाउट 1-2 वोट से हम गिर सकते हैं तो इस बार सरकार अपनी बेइज्जती फिर से नहीं करवाएगी। दूसरी बार सरकार इंतजार करेगी, मानसून सत्र में नहीं करवाएगी, सरकार शीतकालीन सत्र में करवाएगी। उसके पहले व्यवस्था हो जाएगी तो मानसून सत्र के बाद सितंबर में या अक्टूबर में। डीएमके वालों ने कुछ साफ किया क्या, वो किस तरफ है? नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो साथ दे सकते हैं सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। वो साथ दे देंगे सर, वो तो सीधे 22 लोग हैं, वो तो नंबर बहुत बड़ा है। मुद्दे आधारित बोला है, ये मुद्दा हो सकता है उनको लगे कि नहीं महिलाओं को आरक्षण देना। जयराम रमेश जी जब बोल रहे तो आप कुछ बोल रहे थे मेरे कान में। मैंने कहा कि 2 प्रकार के लोग जो होते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। वो
तो जो अनपढ़ है उसको तो समझाया जा सकता, अज्ञ सुखम आराध्य, बड़े आसानी से उसको समझाया जा सकता है। सुखतरम आराधित विशेषज्ञ, जो बहुत जानता है उसको, लेकिन जो जानते हुए भी नहीं जानना चाहता है, ब्रह्मा अपि तंग नरंग न रंचयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कैटेगरी है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान में आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार ये बात दोहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोहराया है, और कि आरक्षण हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि आरक्षण खत्म होने के कारण जो है वो जातियां गोल बंद हो जाती हैं। तो इस कारण से उनको ये डर सता रहा है, ये जो सारी घबराहट है ना, अंदर का डर जो है उनको बता रहा है। क्योंकि जो समीर जी कह रहे थे उस बात को मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि एक ही शर्त पे ये संभव है, या तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट हो, या बहुत सारे सांसद जो हैं वो उस दिन बीमार पड़ जाएं, कहीं को किसी की बेटी की शादी हो जाए, या कोई और, जैसे आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के मैं कहा कि सगाई या कुछ शादी उदी का मामला था, उद्धव ठाकरे ने शाम में पूछा हो गई तो हो गई, लेकिन वो बेसिकली वो बीजेपी के साथ बात हो गई थी। तो ऐसे यदि गैर हाजिर रह जाते हैं, ठीक है, तो जो दो तिहाई बहुमत है वो पार करना भारतीय जनता आपको पार्टी लगता है के लिए सरकार आसान इसी सत्र में मूव करेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत जोर से काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से गैर भाजपा दलों को अप्रोच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। पार्टियां न टूटे लेकिन समर्थन आ सकता है। तोड़ने को अप्रोच भी कहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि न टूटे, तोड़ना नहीं कहा। थोड़ा सा आगे से करके पॉजिटिव तरीके से कहते हैं कि जो अप्रोच है वो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर ले सरकार। जरूरी नहीं ना कि हमेशा ही तोड़ के किया जाए। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी है और परिसीमन वाला, दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कन्विंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सरकार उस सिस्टम पर भरोसा करती है, ये इंपॉर्टेंट बात। सर, इतने दिनों की वो जो बहस हुई अप्रैल में उस स्पेशल सेशन में, तो फिर उसमें कौन आपको कहाँ देखा कंसेंसस बन सकता है? नहीं, कंसेंसस तो स्टेप बाय स्टेप बनती है ना, ऐसा थोड़ी होता कि ये स्थायी भाव हो गया। आप सोचिए ना, 1996 में आया था वुमेन रिजर्वेशन बिल, 2023 में तो पास कर लिया था ना आपने सर्वसम्मति से। इसलिए ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बिल तभी लाएगी जब उनको लगेगा कि ये नंबर पूरा हो गया। और ये सोचना कि इस तरह की स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो काम करे या ना करे, लेकिन सरकार उस काम पर नहीं आएगी महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेके कि कुछ लोगों को गैर हाजिर करके, कुछ लोगों को विदेश यात्रा भेज के, जैसे आर्टिकल 370 पर किया था, 40 MPs को विदेश यात्रा भेज दिया था, वैसा नहीं करेगी इस बार, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, महत्वपूर्ण बिल है। उसके लिए सरकार इससे बेहतर होगा कि सरकार इंतजार करे और कोशिश करे कि भाई पूरी तरह से जब नंबर पर्याप्त हो तब आ जाए, कन्विंस करे। ये गैर हाजिरी वाला बिल नहीं है। उसकी वाटर टेस्टिंग जो है ना, वो ये है जो बिल आप दिखा रहे हैं, 130वां संशोधन 130, तो वो वाटर टेस्टिंग का बिल है कि सरकार यदि उस बिल को पास करवा लेती है तो वो बिल से उसको एक रास्ता, एक भरोसा। रिक्वायरमेंट तो सेम है, उसमें भी 2/3 चाहिए। हाँ, तो लेकिन वो गिर जाएगा तो कोई ऐसा वो नहीं होगा ना। वाटर टेस्टिंग का मतलब है कि नंबर उससे साबित हो जाएगा ना। यदि वो पास हो गया तो सरकार को लगेगा कि ठीक है, हम जा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। और उस बिल को पास कराना बहुत मुश्किल काम है, आप जितना आसान समझ रहे हैं ये वाला बिल, क्योंकि ये तो एक तो इस बिल का पहला विरोध क्या है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का बिल है ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा ऑपोजिशन का ऐसा कहना है, ऐसा अपोजिशन का कहना कौन सा बिल? तो ये जो बिल है 130वां संशोधन, जेल 30 दिन जेल वाला। इस बिल को पास कराना भी इतना आसान काम नहीं है। तो ये वाटर टेस्टिंग के लिए सरकार ऐसे कर सकती है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करे और देख ले कि देश में, संसद में क्या माहौल है। नहीं, ये बिल तो इंट्रोड्यूस्ड है, वही मतलब जेपीसी से आगे अभी उसको लेकर तो आना ही पड़ेगा ना दोबारा से, वहां लेकर आए और उसको पास करा लेगी तो सरकार का भरोसा बढ़ जाएगा कि उस पर काम करे। और ये बात ठीक है, यदि नंबर बढ़ गया होता या नंबर आ गया होता तो वो इस बिल को स्पेशल सेशन करके ही पास करवाती दोनों को। मॉनसून सेशन में वैसे भी नहीं करवा रहा सरकार के पास अभी नंबर नहीं है, नंबर के करीब पहुंच रही है, लेकिन अभी नंबर इतना आसान नहीं है। 41 सांसद बड़ी संख्या होती है सर, 41 में सांसद। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो बाद में विजय ने जोड़ा भी उसको और थोड़ा स्पष्ट किया जाए। वही बिल पास कराना, उसी में सहमति नहीं बनेगी। हाँ, तो क्योंकि हर आदमी कहेगा कि अरे हम फंस जाएंगे। हर आदमी अपने को तो सब कह रहे हैं ना कि भाई हम जेल चले गए तो क्या हुआ, कुर्सी से क्यों उतरे?
सारी लड़ाई तो यही है ना। और अरविंद जी ने तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि भाई जेल में रहे या न रहे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बिल ज्यादा कठिन है, सहमति दूसरे वाले पर बन सकती है। हाँ। सरकार को अगर कोई कंसेंसस या कोई उस तरह की चीज करनी होगी तो वो उस पर करेगी, उसके बाद भले वो 130वें संशोधन की तरफ जाए, या जिसको हम कह रहे हैं पीएम सीएम जेल में जाए तो कुर्सी छोड़ने वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों, आपने भी और आप भी क्यों कंसेंसस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ पॉसिबिलिटी दिखती है? बड़ा और कंसेंसस अगर कंसेंसस के लिए जो संविधान संशोधन बिल बिना कंसेंसस के पास नहीं हो सकता। आप एक बात कह रहे हैं गुड फेथ वाली बात, मैं कह रहा हूं अगर उस सर आ गया सर, अगर उसकी गुंजाइश होती तो टीएमसी के 30 सांसद एनसीपीआई में जाते क्या? शिवसेना यूबीटी को टूटती क्या? उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब आप ये पुख्ता कर लेते हैं, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से। एक तरीका ये है कि आप कहें कि भाई आ जाओ हमारे साथ, तो क्यों आए भाई, तुम तो इतनी दूर खड़े हो। हाँ। एक तरीका ये है कि देखो हम आ तो गए हैं बहुत नजदीक, तुम आ जाओगे तो तुम्हारे भी हिस्से राजनीतिक श्रेय जाएंगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। हम नॉन अलाइंड पार्टियां भी हैं, ऐसा नहीं है जो बीजेपी एनडीए और भाई आप इस जगह तक पहुंच गए हैं। कई बार गठबंधनों में भी ऐसा होता है कि सरकार बनने तक है तो लोग आ जाते हैं। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी अपनी आत्महत्या की जो सारी सामग्री यदि जुटा लेना चाहती है तब तो कहेगी कि हाँ भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल पर हम साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, और क्योंकि उसके साथ सीटों की संख्या भी बढ़नी है। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो चुका है, सीटों की संख्या बढ़ाने की ही बात है। इस पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि कांग्रेस को ये पूरा का पूरा डर है। ठीक है कि ये प्रोपोर्शनेट में ही बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, लेकिन फिर जो नॉर्दर्न इंडिया का है या सेंट्रल इंडिया का है, यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है, उसको बाकी राज्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी या मेजोरिटी आ जाती है तो यहीं से पूरी मेजोरिटी मैनेज हो जा रही है। यही डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को, और इसके लिए वो कभी भी इस प्रकार का राजनीतिक आत्महत्या का काम नहीं कांग्रेस पार्टी करना चाहिए। पिछले चुनाव में तो ये साबित नहीं किया ना कि आपको नॉर्थ इंडिया से मेजोरिटी मिल जाएगी। देखिए, नहीं साबित हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, जो मिलता है वो तो नॉर्थ से मिलता है। देखिए 2014 बढ़ने से तो वो रेफरेंस तो वही 37 लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के हैं भाई, 80 में। तो वही तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना 6 लोकसभा सांसद राजस्थान में उत्तर प्रदेश के, राजस्थान मैंने कहा कि तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या पता सपाई साथ दे दे। नहीं, हाँ वो दे दे तो बात अलग है। विधानसभा यूपी के नंबर बढ़ेंगे, यूपी की सीटें बढ़ने वाली हैं। विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव की पार्टी में दबाव बने और वो साथ दे दें, ऐसा भी मतलब कहने वाले सुने मैंने। नहीं, यदि अखिलेश यादव की संभावना रखती है कि भाई अभी हम 37 हैं और कल जाकर के यदि हमारे 50% सीटें बढ़ जाती हैं और हमारी भी 50% बढ़ जाती हैं तो हम तो 70-80 के आसपास हो जाएंगे ना। और 70-80 के आसपास यदि हम हो जाते हैं, 60 के आसपास भी हो जाते हैं, तब कांग्रेस टू नेक हम स्थिति की आ जाते हैं। सर इतने पार्टी सर 75 सांसदों पे ध्यान दे रही है। 75, जिसमें है सपा के 37 है, डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार के 8 और टीएमसी के 8, यानी कुल 75 सांसदों पे बच्चे हैं। नहीं, ममता बनर्जी के जो बीजेपी के जोड़ है कि नहीं, टोटल 75 है। और कोशिश ये है कि अगर ये गैर हाजिर भी हो जाते हैं तो संख्या घट के सीधे 319 आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पास करने के लिए आसान हो जाएगा। भाई अगर सपा मैनेज हो जाए बीजेपी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा है वो। सबसे बढ़िया तो है 40 सांसद विदेश यात्रा पे जाएं। वो ऐसा नहीं होगा सर, इस तरह के बिल में नहीं हो सकता। आप समझ बात को नहीं समझ रहे। लेकिन नंबर तो संविधान, ऐसे सरकारें ऐसे काम नहीं कर सकती। इतने बड़े संविधान बिल को 370 पे किया ही था ना। 370 बहुत एक छोटे उस पर था, उसको आपके लिए एक एजेंडा था, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। वो केवल कश्मीर से रिलेटेड हिस्सा था। ये तो पूरे देश की संसद, विधानसभाओं सबको लेकर है। ये सरकार कभी हिम्मत नहीं कर सकती कि ऐसे गैर हाजिर करवा के इस बिल को पास करवा दे। ये नहीं, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आप अपने पक्ष में नंबर ले आइए, वो ठीक है। चलें, कैसे भी ले आइए। अब क्या होगा? 75 सांसद कह रहे हैं समीर जी, वो टारगेट को मतलब गैर हाजिर करवाती है सर, निशाने पर है बीजेपी के। एनीवे सर आगे बढ़ते हैं। अब उस दूसरी तारीख की बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। दूसरी तारीख है कल की, 6 जुलाई की। कल राम मंदिर के ट्रस्ट की मीटिंग होनी है और उसमें फैसला होगा कि ये चंपत राय और बाकी जो लोग हैं इनका क्या किया जाए। चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार होगा, ये सब लोग बता रहे हैं, लेकिन ये कल ही पता चलेगा। इसके अलावा क्या वो ट्रस्ट में फिर भी बने रहेंगे अगर वो महासचिव के पद से इस्तीफा दे दें, वो भी हमको कल ही पता चलेगा। चंपत राय जी क्या अयोध्या छोड़ेंगे या अयोध्या में ही रहेंगे? अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो वो सिर्फ अयोध्या में नहीं, मंदिर परिसर में ही रहते हैं।
वो सारी बातें भी हमको कल पता चलेंगी। इस बीच आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से पुलिस जेल में पूछताछ कर रही है, लेकिन अब कल की मीटिंग क्या लेकर के आती है ये हमको पता चलेगा। और संघ का बयान आना, संघ का बयान में कहा जाना कि बड़ी चिंताजनक बात है, भरोसा और जो असमंजस की भरोसा बरकरार रहना चाहिए और असमंजस की स्थिति दूर होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो इस पर मैं आपको ममता बनर्जी का एक बयान दिखा देता हूं ताज़ा, क्योंकि अभी लेटेस्ट उन्हीं का बयान आया है। अच्छा, वो बता रहे हैं अभी है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शिवसेना, यूबीटी, सबके निशाने पे इस वक्त बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वो हैं। क्या खबर है त्रिपाठी जी कल की मीटिंग को लेकर? नहीं, देखिए मतलब ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वर्टिकल स्प्लिट हो गया है, ये जो मेरी जानकारी है, और ऐसा स्प्लिट नहीं होना चाहिए था। एक वर्ग है जो कह रहा है कि भाई चंपत जी उनका कोई दोष नहीं है, एक वर्ग है जो कह रहा है कि चाहे दोष हो या ना हो, राम मंदिर अगर न्यास को ठीक करना है तो उसको करना होगा। यहाँ तक कि जो अयोध्या के संत हैं उनमें भी इसको लेकर वर्टिकल स्प्लिट हो गया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं। उसमें एक जो जिसको कहते हैं ना, जो दिनेंद्र दास थे जिनके बयान से आया, उन्होंने गोपाल राव पर बड़े आरोप लगाए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र दिया तो गोपाल राव ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। ये भी एक चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो कह रहे हैं कि आखिर उनका क्यों। उनका एक वीडियो भी आया था ना जिसमें वो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, इस्तीफा लेकर ही मानोगे। वो भी थोड़ा एरोगेंस वाला वीडियो था। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि त्यागपत्र कल इन दोनों का स्वीकार हो जाएगा। और चंपत राय और अनिल मिश्रा, हाँ, और मेरी जो जानकारी है, मेरी ये व्यक्तिगत जानकारी है कि चंपत जी भले ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे जब तक निष्कलंक न हो जाएं, दाग न धुल जाए, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि वो न्यास में किसी भी तरह से अब नहीं। वो आप लोगों ने बात की ही नहीं कल, वो जो वो कह रहे हैं अपना, जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री से रात को 1:30 बजे मुलाकात मेरी। नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं विनय कटियार, वो तो झूठ। विनय कटियार जी ने आपने ऐसी उनको कोई बयान बात देखा हुई आपने? नहीं है। कह रहे रात को 1:30 बजे मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई। अब कब हुई, कहां हुई, पता नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा क्या हो रहा है भाई, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद जांच शुरू हुई। वो विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये कुछ मुझे साउंड माइंड से बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मुझे भी लगा। मैंने उनके 2-3 बयान सुने, इंटरव्यू भी सुना। अब उन्होंने वो टाइम भी बदल दिया प्रधानमंत्री से बात होने का। पहले 1:30 बजे कह रहे थे, दूसरे इंटरव्यू में रात को 11:30 बजे उन्होंने कहा। नहीं, जिस तरह से बोल रहे हैं उसको देखिए ना, वो कुछ उनकी मनस्थिति जो भी हो, कुछ अजीबोगरीब सी लग रही है। पीएमओ को खंडन आया है कि बात नहीं हुई है? खंडन भी आ गया नहीं है, वो सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल कर रहे हैं, आप काम जवाब देने का है। नहीं, विनय कटियार से प्रधानमंत्री बात करेंगे और प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे कि क्या हो रहा है ये मंदिर के अंदर, ऐसा आपको लगता है? नहीं, संभव ही नहीं है। विनय कटियार ने सरासर झूठ बोला है। विनय कटियार दरअसल जिस तरीके से उनको लगता है कि उनकी इतनी बड़ी भूमिका राम जन्मभूमि के मामले आंदोलन कर रही, वो सांसद रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, बजरंग दल के बड़े नेता अध्यक्ष रहे, वो बड़े नेता रहे, तो उनको लगता है कि जिस तरीके से उनको पूरी इस बाद में पूरे मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से पूरा साइडलाइन कर दिया गया मंदिर के अंदर, वो जब जाते थे उनको कहना है कि भाई उनकी भी पूरी सुरक्षा जांच होती थी। उन्होंने कहा कि मैं लाइन में नहीं लग सकता हूँ, मुझे थोड़ा वीआईपी दर्शन कराइए, तो उसके लिए भी चंपत राय ने मना कर दिया कि लाइन में लग कर आइए। तो उनकी तमाम निजी शिकायतें रही होंगी, तब उनको लगा होगा कि अब ये मौका है कि मैं अपनी सारी भड़ास एक साथ निकाल दूं। तो चंपत राय को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और उसके बाद जिस तरीके से कहा, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने झूठ बोला। लेकिन ये भी मामला है कि 6 तारीख को बैठक करने की ट्रस्ट की नौबत क्यों आई? ट्रस्ट तो पूरा बर्खास्त हो जाना चाहिए था ना। ये स्थिति बनती नहीं कि चंपत राय इस्तीफा देने के बाद ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गोपाल राय इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, मिश्रा जी का क्या होगा, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन देगा, जो कोषाध्यक्ष है वो पूना में रहते हैं, क्या स्थिति है। आप पूरा ट्रस्ट भंग करते हैं, इस मामले को इतनी गंभीरता से लेते हैं। इस मामले में जिसने भी जो भी सोच करके रणनीति बनाई कि कैसे डिफेंड करना है या डैमेज कंट्रोल करना है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल विफल रहे। आरएसएस का स्टेटमेंट इतने दिनों के बाद आने का क्या मतलब है? नहीं, गलत है ना सर। कल मैंने बोला कि भाई पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन अब संघ ने, लेकिन अब अपना संघ का अपना तरीका है काम करने का। उसको इनको कहा है अखिलेश यादव ने सुरंगजीवी बाहर निकल आए, देर कर दी लेकिन बड़ी आते आते। हाँ, ममता जी के बयान की मैं बात कर रहा था, आप समय नहीं रह गया, बता देता हूं। ममता जी ने कहा इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर खेला किया है, हिंदू धर्म को धोखा दिया है। ममता जी भी कह रही है हिंदुओं के साथ ठीक है, वो तो पॉलिटिकल बयान है, ये सब तो बोलते रहते हैं। उसको हम लोग पॉलिटिकल बयान को बहुत सीरियसली लेते हैं, जो सीरियस बात है उस पर चर्चा नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट की कल बैठक है उसका एजेंडा मैंने पढ़ा। अच्छा, समझा? उसमें गंभीर बात क्या है? उसमें गंभीर बात यह है कि वो एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अब ये एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट ट्रस्ट के पास कहां से आई? बिल्कुल वाजिब सवाल है, सरकार को दी गई है।
तो वो तो सरकार को दी गई है, वो सीक्रेट है, सरकार ने ओपन नहीं की है, पब्लिक नहीं की है, कोई फैसला नहीं हुआ है और ये ऑफिशियल एजेंडा में है। तो मेरे को पहले तो ये सवाल समझना है कि ट्रस्ट और जो लोग हैं जिसमें आरोपी हैं जो नहीं हैं वो तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन ट्रस्ट एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट को कैसे डिस्कस कर सकता है ऑफिशियल एजेंडा के तौर पर? ये तो एक गंभीर सवाल है ना। और उसमें भी क्या वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया है ट्रस्ट की बैठक में, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक्स ऑफिशियो रहेंगे, कौन वोटिंग का अधिकार अब 14 में से 12 लोगों के पास बच गया वो, और ट्रस्ट जो है ये भी तो बात थी ना कि इनको वोटिंग से भी नहीं हटाया जा सकता। हाँ, तो वही अगर ये कह तय रहा कर हूं, लेंगे तो- हमको ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं देना है तो बने रहेंगे। नहीं, एक जनरल सिस्टम में होता है कि जिसके इस्तीफे की बात हो रही है कम से कम वो मीटिंग में ही ना हो, एक नहीं हो सकता है। ऐसे सिस्टम की बात होती है। लेकिन अब वो क्या हो रहा है वहां पर, लेकिन मुझे सबसे गंभीर बात यही लगी कि क्या एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट ट्रस्ट के पास है। अब बात कुछ ममता बनर्जी की पार्टी की कर रहे हैं, जी हाँ, वहां टूट थम ही नहीं रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, विधायक टूटे, सांसद टूटे, उसके बाद पार्टी का दफ्तर पर कब्जा हो गया विरोधी गुट का, और उसके बाद ममता बनर्जी की एक बहुत पुरानी सहयोगी, इनका नाम है चंद्रिमा भट्टाचार्य, ये इन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 50 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी, उनके सितारे पूरी तरीके से गर्दिश में चल रहे हैं। जो कुछ उनकी पार्टी में हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सपने में भी, कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि ये लोग भी चले जाएंगे। कल बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची। उनकी खासम खास टीएमसी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उनका साथ छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। ममता बनर्जी की अब सब सरकार में थी तो चंद्रिमा भट्टाचार्य सबसे ताकतवर और जिनके पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज थे ऐसे मंत्रियों में शामिल होती थी। अभी तक वो पार्टी के साथ बनी, उन ममता बनर्जी के साथ बनी भी रही जब भी ये तकरार चली। अब जब नौबत आई कि दफ्तर किसका, उस रोज ममता बनर्जी, परसों माफ कीजिएगा चंद्रिमा भट्टाचार्य, ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त वो दफ्तर के अंदर मौजूद थी जब विरोधी गुट के लोग वहां पर दफ्तर में ताला लगाने के लिए आए। मालूम उन्होंने वो ताला लगा के चले गए। उन्होंने कहा कि अरूप रॉय हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये दफ्तर टीएमसी का है और टीएमसी हम हैं, बाकी लोग बाहर, और अपना लॉक लगा के चले गए। तो ये आरोप है टीएमसी का, ममता बनर्जी का यह आरोप है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य उस वक्त वहां पर खड़ी थी और उन्होंने कहा कि अगर ये चाहती तो उनको रोक सकती थी, लेकिन इन्होंने रोका नहीं, दफ्तर पे कब्जा हो जाने दिया। ये ममता बनर्जी का इल्जाम है। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य का कुछ और कहना है, लेकिन जैसे फिरहाद हकीम गए और लोग गए, अरूप रॉय ही तो गए, कोषाध्यक्ष अरूप रॉय थे, वो चले गए, चेयरमैन बन गए, तो इनके जाने पे हैरानी कुछ नहीं है। हैरानी इस बात की है कि ये सिलसिला अभी तक जारी है, मतलब ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। अब कौन बचा कौन है? आप किसी दिन अभिषेक बनर्जी का ही मन बदल जाए तो फिर तो कोई बात होगी, वरना तो अब इसमें खबर जैसा भी नहीं लगता। लेकिन आप सुनिए चंद्रिमा भट्टाचार्य क्या वजह बता रही हैं ममता बनर्जी का दर्शकों का साथ छोड़ने के पीछे। एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन। तो ये हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे, और कल भी हम वैसे ही आए। तो ये बोलने का कोई तो हम बात नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, हमको दुख लगा। कितना मासूम दिल होगा कि उन्होंने, ममता बनर्जी ने एक बार कुछ कह दिया मुझे फोन पे तो मैंने पार्टी छोड़ दी। 25-30 साल से ज्यादा से पार्टी के साथ है, उनके साथ है। ममता जी की एक डांट पे इन्होंने पार्टी छोड़ दी, पहली बार डांट सुनी होगी इन्होंने। कह रहे नहीं, कुणाल घोष जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं, जाने कब तक, उनका बयान भी देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य पर। चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जेते तो ऐसा ये ताला माला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी, ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो अब देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है। तो
प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है वैसे कोई सीमा त्रिपाठी जी? नहीं होती, नहीं होती तो मतलब अब बड़ा आश्चर्य है ये सब सुनते हुए। कई बार लगता है ना कि इन लोगों को बहाने तो थोड़ा बढ़िया वाले बनाने चाहिए। जैसे मतलब सही बात है। अब नानी मर गई है, फिर भी नानी के मरने पर छुट्टी मांगना, ये उसी तरह का बहाना है। और कई बार तो ये भी लगता है ना कि नेता लोग समाज सेवा में, जनता का काम करने में, वहां तो क्रिएटिविटी उनकी मर ही चुकी है। वो अपने लिए मतलब उसमें भी क्रिएटिविटी मर गई है। और यहां मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूं। ममता बनर्जी ने चंद्रिमा भट्टाचार्य को कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं दिया, बहुत ज्यादा उनको दे के रखा था। और उसके बाद वो जब उनको जरूरत लगी ममता जी को, तो ये उनके डांटने से नाराज हो गई। अच्छा, ममता जी का तो जो स्वभाव था वो तो दिन में 3 बार डांटती थी, तो तब तो नहीं था जब तक मंत्रिमंडल था, और शाम को भूल जाती थी डांट के। हाँ, वो भाई इस तरह का है, तो ऐसे ही बड़े नेता ऐसे ही। अब इसका दूसरा एक पहलू जो आपने सुना, जो कुणाल घोष जी ने बताया, उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो पहले ही चला गया। हाँ, बेटा पहले। तो दरअसल पुत्र मोह में चंद्रिमा जी ने ममता जी से सीखा। ममता जी जैसे अभिषेक जी की वजह से सब गड़बड़ कर बैठी, वैसे ही चंद्रिमा जी अपने पुत्र मोह में ये धृतराष्ट्र गांधारी जो कही वो बन गई। कोई सहानुभूति नहीं आती आपके मन में ममता जी की? नहीं, पूरी आती है मुझे तो। मतलब सचमुच बुरा लगता है, उनके जैसी नेता देश में नहीं। मतलब ममता बनर्जी क्या जबरदस्त नेता है। लेकिन मुश्किल क्या है ना कि आपको समझना पड़ता है, और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब आप शासन सत्ता में शीर्ष पर होते हैं तो आपको बहुत कठोर होना चाहिए, आपका कोई प्रिय नहीं होना चाहिए। एक प्रिय भतीजा था, भाईपों ने सब। ममता जी की बात भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो जब उनके दफ्तर पे कब्जा हो गया ना, उसके बाद ममता बनर्जी शायद उनको एक और बड़ा झटका लगा। तो ये वजह दफ्तर ही है इनके जाने का। दफ्तर भी हाथ से चला गया। अब लोग भी आसपास ज्यादा नहीं बचे हैं। पार्टी के सिंबल और उस पर सवाल आ गया, तो वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, उनको बताना है कि आपका क्लेम कैसे है पार्टी के ऊपर। तो ममता बनर्जी ने कहा, जान से मार दो तभी रुकूंगी, वरना आपकी पार्टी तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। पार्टी का नाम और सिंबल मेरे ही पास रहेगा, चाहे मुझे अपने गले में पार्टी का सिंबल लटका के घूमना पड़े सबके बीच में, लेकिन मैं पार्टी का सिंबल नहीं दूंगी, जान से मार दूंगी। আর এখন দরকার আমি গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন? অত সস্তা নয়। হ্যাঁ, কণ্ঠরোধ করতে গেলে আপনাদের আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে। তার তো চেষ্টা কম করেননি। কাকে মারেননি? মহুয়াকে অ্যাটাক করেছেন, অভিষেককে অ্যাটাক করেছেন, কল্যাণকে অ্যাটাক করেছেন, আমার বাড়িতে হামলা করেছেন। अब सवाल है कि ममता बनर्जी क्या कुछ कर पाएंगी? पार्टी का सिंबल, नाम, दफ्तर सब चला गया, कुछ रोक पाएंगी, बचा पाएंगी विजय जी? लीगल पोजीशन में मुझे नहीं लग रहा कि वो बचा पाएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई के तौर पर वो लड़ रही हैं। और अपना एक एक्सप्रेशन हो गई ना भाई, इतना सब कुछ चला गया है एक झटके में, उसकी नाराजगी उन पर दिखाई देती है। बाकी अभी जो लीगल बैटल एक तरह से वो हार ही रही हैं, जो जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा कि वो चंद्रिका जी भी अभी चली गई हैं, चंद्रिमा जी माफ़ कीजिए, और वो ममता जी की बहुत खास थी। उस पार्टी में कौन ममता जी का खास नहीं था? सब लोगों को तो ममता जी ने ही प्यार, स्नेह, दुलार दिया, तो वो सभी लोग खास है। इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए कि अब ममता जी का कोई खास आदमी है तो डाटा नहीं, वो हो गया। और अभी आप उत्तराखंड जाकर आए हैं, तो जैसे आपने कहा ना कि अभी तक टूट चल रही है, तो उत्तराखंड में यदि आप गए हो तो देखिए वहाँ पे जब लैंडस्लाइड होती है बड़ी, तो उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, छोटे छोटे भूस्खलन होते रहते हैं, भूस्खलन होते रहते हैं। और ऐसे ही जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद भी 4-5 ट्रिमर्स चलते हैं। तो ये वो वाले ट्रिमर्स हैं सर, वो भी 24 घंटे में 48 घंटे में बंद टाइम लगता है। ये कब बंद होगा? ये बंद अब जब 2-4 ही बचे, अब कितने दिन और रहेगा ट्रिमर? 2 महीने हो चुके हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा पता नहीं किस दिन कुणाल घोष को डांट दे और उनको दुख लग जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको एक बताता हूं, बंगाल से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस पूरे माहौल से जुड़ी हुई। बीजेपी पे क्या आरोप? ये सब बीजेपी पे आरोप है ना, बीजेपी तोड़-फोड़ कर रही है, बीजेपी ने पार्टियां तोड़ दी, सांसद लूट लिए, ये सब कहा जा रहा है। एक खबर बंगाल, तमिलनाडु की, आपने अगर देखी हो अगर, तो हमारे प्रोग्राम में चर्चा नहीं हो पाई थी। विजय जी की सरकार पर, विजय जोसेफ की सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगे। किस पर लगे? डीएमके के ऊपर, कि डीएमके ने एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विजय के विधायकों को रिश्वत देकर 35-35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है, और विधायक तोड़ने की कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव, अगर स्पीकर का चयन होना है ना, शायद माफिया हो गया भाई, अगर वहां पर स्पीकर का चयन आप ना करवाओ तो माना जाता है कि आपके पास नंबर नहीं है, तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती। तो उसके लिए विधायकों को अप्रोच किया गया। डीएमके पर आरोप है
अच्छा, जिन पे आरोप है ये भी खिलाड़ी आदमी हैं। इनका नाम है वी सेंथिल बालाजी। नाम को सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये भी एक बड़ी बड़ी वजह थे केजरीवाल जी के साथ, जिनकी वजह से ये 130वां संशोधन लाना पड़ रहा है सरकार को कि 30 दिन जेल में रहे तो आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। ये भी जेल में गए थे और इनका इस्तीफा भी नहीं हुआ था। ये मामला भी गया था सुप्रीम कोर्ट तक। एनीवे, यहां स्टालिन के ऊपर आरोप है कि वो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कितने लोग ये बात कर रहे हैं? वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है तमिलनाडु की सरकार ने। बड़ी बात होती है, एक पूर्व मंत्री को ढूंढ रही है पुलिस, ढूंढ रही है पुलिस। लुकआउट नोटिस मतलब एयरपोर्ट पर भी अगर वो चले जाएं तो पकड़ धर लिए जाएंगे कि ना आपके नाम का तो सर्कुलर निकला हुआ है। तो यहां बोले ना, फिर राहुल गांधी को बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को कोसना चाहिए, स्टालिन को, डीएमके को कोसना चाहिए कि तुम बीजेपी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। सर, राहुल गांधी बोलेंगे? बोलना चाहिए। देखिए, राजनीति में अपने लिए नैतिकता की परिभाषा अलग होती है, दूसरों के लिए नैतिकता की परिभाषा अलग होती है। यदि इतनी ही राजनीतिक जमीन नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी को खड़ा करना होता तो फिर वो डीएमके का साथ नहीं छोड़ते, फिर वो विजय के साथ नहीं जाते। विजय के साथ गए तो इसका मतलब है कि सत्ता के साथ वो खड़े होना चाहते थे तमिलनाडु में। उनको लगा होगा कि भाई साउथ का एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें यदि हम रहते हैं सत्ता में तो धीरे धीरे हम एनरोड कर सकते हैं, हम अपने जनाधार को धीरे धीरे विजय के साथ रह करके बढ़ा सकते हैं। और स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जो भी गुनाह होंगे, अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा, जो कुछ भी होगा, वो विजय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी शेयर करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अब उनके पास बचा ही कितना है विधायक। मैं तो दूसरी बात कह रहा सर कि ये कौन सी, मतलब ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है क्या भाई? अभी तो आप एक कह रहे हो कि पार्टी तोड़ रहे हैं, ये तो सरकार, चुनी हुई सरकार जो अभी चुन के आई 2 महीने पहले, उसको आप गिराने की साजिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों बोलेंगे वो, आप समझ रहे हैं, क्यों बोलेंगे? यदि वो बोलते हैं तो क्या विजय उनको सरकार में रहने देंगे या विजय अपने साथ रखेंगे? बिल्कुल साथ नहीं रखेंगे। तो कह रहा हूं डीएमके के खिलाफ बोले, के खिलाफ बोलने की बात हो रही है ना। मैं तो वही कह रहा हूं, डीएमके के खिलाफ यदि बोलेंगे, यदि कहते हैं डीएमके के खिलाफ बोलते हैं तो इंडिया गठबंधन नहीं रहेगी, उनके लिए क्राइसिस ये हो जाएगा। अभी तो छोड़ ही दिया उन्होंने। अभी तो छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें तो डीएमके का नाम है, साथ साथ है। और डीएमके वो क्यों बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं क्यों बोलेंगे? नैतिकता का अलग तकाजा होता है। वो अपनी सुविधा अनुसार बोलते हैं, हर पार्टी अपनी सुविधा अनुसार बोलती है। सर, वो डीएमके के खिलाफ अभी क्यों बोलेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। आने बंगाल में बीजेपी बदनाम, तमिलनाडु में डीएमके पे कोई आरोप नहीं। डीएमके पे बहुत बड़ा आरोप है और निश्चित रूप से डीएमके ने बहुत बुरी साजिश रची है। जो अभी पुलिस जानकारी आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि भाई इसमें जो डीएमके के जो विधायक जो पहले जेल में गए थे, उनके भाई इस पूरे मामले में शामिल थे और 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और तमाम विधायकों से इस तरीके से संपर्क किया गया था। अब अभी जो पहले मंत्री रहे, जो जेल में गए, वो जब गिरफ्तार होंगे तब बात सामने आएगा कि इसके अंदर क्या, किसका इन्वॉल्वमेंट रहा, पैसा कौन देने वाला था, पैसे का स्रोत क्या था, कितने विधायकों से बात हुई। अभी विजय इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गंभीर मामला, उसकी जांच होना चाहिए। लेकिन विजय को यह भी देखना चाहिए कि भाई ये कोशिशें तो होती रहेंगी। आपने भी तो एआईएडीएमके को तोड़ा ना, आपने उनके विधायकों को तोड़ के अपने साथ समर्थन प्रूव किया, आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, तो आपकी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश होगी। और आपकी पार्टी को किसी विचारधारा के आधार नहीं बनी है, एक अभिनेता के रूप में आपने पार्टी बनाई, आपको जनता का समर्थन मिला, आपने सरकार बनाने की स्थिति में आए, एआईएडीएमके टूटी, कांग्रेस आपके साथ गई और आपने सरकार बना ली। अब आप ये उम्मीद करो कि आपको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, तो कोशिश की जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आपने विधायकों को कितना एकजुट रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह पहला प्रकरण नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी और दिखेगा। अब क्या मुख्यमंत्री विजय अब इसका बदला लेने के लिए डीएमके को तोड़ेंगे, क्या वो एआईएडीएमके को तोड़ेंगे या किसी और पार्टी को तोड़ के अपने आप को स्थिर मजबूत करने की कोशिश करेंगे? वो जानते हैं कि भाई इस तरीके से अगर घटना होती है और उनकी सरकार गिरेगी तो अपने आप को स्थिर करने के लिए इनके पास अपने दम पर तो मेजोरिटी है नहीं, तो तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, कि और विधायकों को तोड़ो, चुनाव करवाओ, चुनाव में उनको जितवाओ, पैसे दो, कोशिश लगातार करते रहेंगे 5 साल तमिलनाडु की राजनीति में। लेकिन इतनी भी आवश्यकता नहीं है कि उनको पार्टी तोड़ने की जरूरत पड़े विजय को। इतने तो आप इंडिपेंडेंट और बाकी छोटे मोटे दल मिलाकर के उनके समर्थन में ने कह रखा था ना कि हम 6 महीने तक ही रियायत दे रहे हैं, 6 महीने की, वो तो 6 महीने से पहले ही शुरू हो गए। चलिए मैं पंजाब की खबर आपको बताता हूं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गई है और यह बताया गया कि 7 जुलाई को राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे।
तब तक के लिए सब शांत रहें। चन्नी जी ने झंडा उठा दिया था बगावत का, तो उनसे कहा गया राहुल जी के आने का इंतजार आप कीजिए। लेकिन उनका कैंप और वो खुद स्वयं बिल्कुल साफ साफ ये कह चुके हैं कि हमें अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। उनके समर्थकों ने ऑन रिकॉर्ड आकर के उनके घर में जो मीटिंग हुई बाहर निकल के कहा कि चन्नी ही हमें सीएम फेस चाहिए, चन्नी हमें प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, लीडर चन्नी है। अब बात यह है कि राहुल गांधी जो फैसला कर चुके हैं उस फैसले से वो पलटेंगे कैसे, और पलटेंगे तो क्या दूसरा खेमा बगावत नहीं कर देगा। इस पूरे मामले में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर वड़िंग, वो अब तक चुप थे। उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको चाहे उसको बना दे। उनको लगता है कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनवाना है तो उनको बनवा दे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है उनको बना दे। मैं किसी रेस में नहीं हूं, मुझसे चाहते हैं मैं अपना पद छोड़ दूं, मुझसे पार्टी लीडरशिप कह दे मैं अपना पद छोड़ दूंगा। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूं। राजा वड़िंग इस रेस में नहीं है। जिसको भी राहुल गांधी सीएम बनाएंगे, राजा वड़िंग उसके साथ खड़ा मिलेगा और उसका समर्थन करेगा। ये फैसला और ये मैंडेट दिल्ली राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के पास है, ना कि राजा वड़िंग के पास। राजा वड़िंग जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों से ही ये पता चलता है कि इनको राहुल गांधी का इन पर पूरा भरोसा है। वो इसी कॉन्फिडेंस में इतनी बातें कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। रेस में तो सारे ही हैं जितने भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी मौका देख करके विदेश जाते हैं। उनको पहले पूर्वाभास हो जाता है कि अब कुछ संकट आ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि हर क्रूशल मौके पर राहुल गांधी देश में नहीं होते। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप बेवजह जो हो मासूम व्यक्ति हैं, आप उनको इतना शातिर बता रहे हैं। वो बेचारे करें क्या, वो अपने इंटरवल पर जाते हैं। अब उनकी पार्टी नियमित अंतराल पर अगर संकट में रहती तो उसमें उनका क्या दोष है भाई? ये तो वो तो अपने इंटरवल पर जाते हैं ना, उनको पता है कि इतने समय के बाद हमें विदेश यात्रा करनी है। आपको कैसे पता लगा? मुझे तो इस बात से पता लगा कि राम मंदिर पर एक भी बयान नहीं आया राहुल गांधी से। मुझे लगा विदेश यात्रा पर है। नहीं, वो तो सर स्ट्रेटेजिक है कि वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। सर, उसमें थोड़ा सा दूसरा मसला है। आप जहां गए हुए उसमें राम मंदिर जैसा बयान क्यों देंगे? उसमें तो कोई बयान जो विदेशी धरती से संचालित होता है उसका कुछ मसला आएगा ना, इसको अभी क्यों देंगे? तो मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मतलब मुझे तो कम से कम इसमें कंफ्यूजन नहीं। वहां से आएगा दूसरा बयान आएगा। अभी वो दूसरी जगहों पे होंगे, कुछ लोगों से मिल रहे होंगे, जो भी करना हो पता नहीं। तो पता नहीं चलता है नेता विपक्ष के बारे में इतना क्यों छिपा के रखा जाता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस तरह के संकटों पर नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी या उसका गायब रहना या उसकी कोई भी मतलब सीन ही से एकदम नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ा चिंता की बात है। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि भाई हम लोग अभी इतनी लंबी चर्चा कर गए, इतने मुद्दे हैं, इतना कुछ है। प्रधानमंत्री अभी कल भी हमने देखा HPCL की रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई, वो जोधपुर का नया एयरपोर्ट बन गया, जयपुर की मेट्रो फेज 2 हो गई। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही डाला हुआ है कि अडानी डिफेंस हो वहां शिवपुरी में प्लांट लगाने जा रहा है। मतलब चारों तरफ कुछ न कुछ हो रहा है। और मॉनसून सेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं? नंबर जुटा रहे हैं कि हम ये बिल लाएंगे। नेता प्रतिपक्ष क्या दूसरे जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे बात कर चुके हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष कोई तैयारी मॉनसून सेशन की कर रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे होंगे? वरना होगा ये कि एक दिन वो अडानी पर बोलेंगे और दूसरे दिन अखिलेश जी संभल पर बोलेंगे, मतलब जैसा पिछली बार हुआ था। तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो कोई भूमिका निभा रहे हैं? ये बड़ा सवाल। कोऑर्डिनेशन का तो आलम ये है, मुझे नहीं पता वो उन्होंने नेताओं से बात की कि नहीं की। पंजाब संकट पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। ये जो महीनों का एक मंथन चला कांग्रेस के अंदर, वे क्या करना है? वड़िंग को हटाना है, चन्नी को लाना है, किसी और को लाना है। सुखविंदर रंधावा जैसा व्यक्ति नाराज हो गया, सीनियर, इतना सीनियर आदमी। उन्होंने कहा कि आपने ये सारी एक्सरसाइज की ही क्यों थी जब आपको किसी को बदलना ही नहीं था? फिर क्यों दिल्ली बुला बुला के लोगों से पूछते थे, रायशुमारी करते थे? उस रायशुमारी के अंदर चन्नी का ही नाम निकला। खबर यह है हर जगह से आवाज चन्नी के नाम की आई कि चन्नी पॉपुलर आदमी है, चन्नी को फ्रेज बनाना चाहिए। चन्नी इतना पॉपुलर है कि खुद दोनों विधानसभा चुनाव से हट गया। मैं ये नहीं, कांग्रेस 17 सीटों पर लेकर आ गया। सरकारें कैसे, और ये चन्नी का अधिकार थोड़े की वो तय करेगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। वो अधिकार जिसका भी है उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके देख लिया ना, तो ये है नतीजा उसका। आपने जब सुन तो ले मेरी बात, आपने एक एक्सरसाइज करी कि पार्टी के अंदर पता करते हैं कौन सा आदमी पॉपुलर है। बिल्कुल, एक जवाब आया चन्नी के नाम का। और मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा सर, वो बाकायदा उसमें रिपोर्टर्स की बाईलाइन है जो मैंने खबर पढ़ी है। आवाज चन्नी के नाम की आई तो चन्नी को भी पता चला होगा कि भाई दिल्ली तक मेरा नाम पहुंचा है, और हुआ कुछ नहीं। सर, ऐसी कौन सी पार्टी है जो विधायकों की और पार्टी के अंदर की आवाज को लेकर नेता चुनती है?
किसी पार्टी में विधायक विद्रोह होता है, किसी पार्टी में यही चुप्पी तो से आदि ली जाती ये लोग है। यही तो कह रहे हैं, फिर वो अगर एक्सरसाइज कर क्यों रहे थे आप? नहीं, चर्चा की होगी, उन्होंने लगा होगा, उनको बाद में लगा होगा कि सिखों को नहीं, सिख जाट को नाराज नहीं कर सकते, सिखों को कर सकते हैं, वो सिख है, इस समय बदलेंगे, 8 महीने चन्नी कुछ कर नहीं क्या आप पाएंगे। दलितों को कांग्रेस नाराज करेगी, आप कह रहे हैं? नहीं, जो बनाया था ना दलित को, दलित ने किया क्या? दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, अध्यक्ष। सर बताइए, आप ही फैसला मुख्यमंत्री था वो कीजिए, तो जी, आप ही भाई बताइए। खुद चुनाव नहीं जीत पाया अपनी सीट से। देखिए, जो भी पार्टी वो समीर जी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई एक्सरसाइज होती है तो वो कल्मिनेशन पर कैसे पहुंचती? कल्मिनेशन पर पहुंचने के लिए होता है कि हो सकता है कि ये बात हो कि चन्नी साहब के लिए सपोर्ट हो, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं। और दलित सिख वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे जट सिख बड़ी तादाद में, बड़ी आबादी जट सिख की है वहाँ पर, 31% के करीबन। लेकिन उसके बाद भी तो पार्टी तय करती है ना कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें इस समय पार्टी के लिए ये फैसला करना है। तो ये हो सकता है, और उसकी नाराजगी भी हो सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं होगी, कि जब लोगों ने कहा उसके बाद नाराजगी भी हो सकती है। अब वो एक तो आप इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब आएंगे, जब चन्नी जी जाएं, फिर आप कहोगे कि राहुल जी आए तब चन्नी जी चले गए। जाना है चले जाएं, राहुल जी का क्या इंतजार करना है इस समय बेचारों का? भाई उनको क्या करना है, जाना ही है उनको तो चले जाएं। मुद्दा वो राहुल नहीं है। गांधी तो यही बोलते हैं हर बात पे, जिसको जाना चाहिए। जिसको जाना है चले जाए, वो तो पहले क्या। सरकारी लोग होते हैं, घर में बता के जाते हैं। और दूसरा कि वो अपनी पॉलिटिक्स अपने स्टाइल में करते हैं। अभी तो खैर विदेश जाने का कोई ऐसी परेशानी नहीं है, संसद का सत्र भी नहीं चल रहा, चुनाव भी नहीं हो रहे, वो चुनाव के दौरान भी जा सकते हैं, संसद सत्र में भी जा सकते हैं। सर ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम डिस्कस करते हैं, उनको प्रॉब्लम हुई है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब हम क्यों इस बात पर चिंता पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था वो तब भी हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो तो तब भी जा सकते हैं। अभी तो कुछ सेशन भी नहीं है अभी तो। इधर अब मालूम नहीं इन दिनों दुनिया के किस हिस्से में मौसम अच्छा होता है, मुझे तो नहीं पता। विजय जी के पास 3-3 पासपोर्ट लगे, मतलब वो रिन्यू वाले। मेरा तो ईरान तो नहीं है सर, आप ईरान तो नहीं गए। राजनीति के लिए कोई परिवार मित्र ये सब थोड़े छोड़ देता है। राजनीति अपनी जगह है। अब संसद सत्र होने, आप लोगों ने कहना शुरू किया भाई कोऑर्डिनेशन, तो वो कोई अध्यक्ष थोड़े हैं, पार्टी के अध्यक्ष तो ये काम खड़गे जी का है। बाकी और लोग अध्यक्ष जब थे तब करते थे सर, जब अध्यक्ष थे तब करते थे क्या? सिर्फ ये पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन तो लीडर ऑफ अपोजिशन को देखना चाहिए, अध्यक्ष का मसला नहीं है ना। नहीं, बाकी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन। हाँ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो देखे पार्लियामेंट में कैसे करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ तो कोऑर्डिनेशन करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। गंभीरता से सब तर्क दे रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं ये सब गंभीरता से कह रहे हैं सर राहुल जी पक्ष में। मैं तो उनको हमेशा अब मानता हूं कि वो बहुत गंभीरता के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए जिस चीज में भी उनका फायदा है ना, वो समझते कि वो गंभीरता से ही कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, अभी तो हुआ नहीं, अभी 15 दिन है। आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे। आपने बिहार इलेक्शन के समय आपने देखा नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में से इलेक्शन स्टेट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बगावत करके बैठा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दिन आ गए थे ना, उपराष्ट्रपति के लिए सुबह आए वोटिंग करने के लिए। मतलब आ जाएंगे, मानसून सत्र से पहले आ जाएंगे। ठीक, सभी लोगों की राय है। हाँ, यही मतलब 7 तारीख को आ रहे हैं ना, इसमें क्यों भरोसा नहीं है आपको? अच्छा, एक किसी और ने कहा कि ये असल बात राहुल गांधी के मतलब पराभव का कारण ये है कि वो दरअसल पैंट के एक ही जेब में हाथ डाले रहते हैं, तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ नहीं है। ये इनसिक्योरिटी का ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। चलिए, अच्छा ठीक है सर, ज्योतिषी कुछ भी कह सकता है। ईरान से खबरें लगातार अभी भी आ रही हैं। आपको मालूम है ईरान इस वक्त मातम मना रहा है, अपने सर्वोच्च नेता को विदाई दे रहा है। आयतुल्लाह खमेनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नाराजगी भी दिखाई देती है वहां पर, हर आदमी आपको गमजदा दिखाई देगा। ये वो लोग हैं जो इंक्लाइंड हैं इस सत्ता से, वो बहुत सारे लोग जो नाराज हैं वो घरों में बैठे हैं। एनीवे 9 जुलाई तक खामेनेई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वहां जारी रहेगा। शोक सभा में तेहरान में दुनिया भर के लोग आए वहां पर। ईरान में आप देख ही रहे हैं इतनी भीड़ जो है कार्यक्रमों में वहां पर लगातार उनको अंतिम सलामी देने के लिए पहुंच रही है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता आए। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया था उसको लेकर के बात नहीं बंद हो रही है। पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही है और हमारे यहाँ भी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन सरकार ने बिहार के राज्यपाल जनरल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा को भेजा। अब इसको लेकर के क्या कमेंट्री हो रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। वो हो आए बात वैसे खत्म हो गई और कोई ऐसी बातों पे कभी कोई देश कोई नाराजगी नहीं जताया करता, लेकिन ठीक है एक मैसेज तो जाता ही है। अब उन्होंने इसको जैसे भी इंटरप्रेट किया, हमारे लोग क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे महबूबा जी गई, सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, अलग अलग पार्टियों के नेता सलमान खुर्शीद जी गए। शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया
और उन्होंने ये कहा कि भारत का डेलीगेशन थोड़ा और सीनियरिटी वाला डेलीगेशन हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर थे और ऐसे मौक़ों पर आमतौर पर हमने भी इससे पहले जब किसी को भेजा है तो हमने शीर्ष स्तर पर से ही लोगों को भेजा है, तो इस डेलीगेशन में और सीनियर लोग शामिल हो सकते थे, ऐसा शशि थरूर का कहना है। सुनिए। I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. I think it's important that in a situation like this that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing, and therefore for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of that. उन्होंने तुलना की कि राजीव गांधी हत्या हुई, इंदिरा जी के जाने के बाद दुनिया भर से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, तो हमें भी कोई बड़ा आदमी भेजना चाहिए था। मैं पहले भी इसका जिक्र किया था कि जब आयतुल्लाह खुमैनी की जब मृत्यु हुई थी तो भारत ने उस समय किसको डेलीगेशन में भेजा था? नरसिंह राव जी को भेजा था, एक कैबिनेट मंत्री को भेजा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उससे बड़े ये नेता तो नहीं थे, कम से कम वो तो क्रांति के जनक थे, जो जिस ईरान को आज आप देख रहे हैं, ये ईरान, ये तुलना भी ठीक है क्या? हमारे दो प्रधानमंत्रियों की देखिए मृत्यु के बाद जो हुआ, जैसे दुनिया भर ने रिस्पॉन्ड किया, और आयतुल्लाह खामेनी के बाद देखिए, एक तो मैंने पहले के एक बताया कि पहले ये स्थिति हुई थी। दूसरी बात है कि भारत को ये भी ध्यान में जरूर रखना पड़ा होगा, भारत सरकार सोच रही होगी कि भाई इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर के मारा है, आपके रिश्ते तीनों के साथ रखने हैं, अच्छे रखने हैं, तो यदि आप बहुत बड़ा हाई एलिवेटेड डेलीगेशन यदि आप भेजते हैं तो उसका भी मैसेज जो है वो दूसरे तरीके से जाएगा। अमेरिका के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर दूसरा मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है इन तीनों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश भारत सरकार ने की है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पर कम से कम विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, किस पर राजनीति कर रहे हो? हर बात पे तो हम ये कह रहे हैं इस पर राजनीति मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए राजनीति कर रहे हैं। शशि थरूर एक रिनोन्ड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। नहीं, उनका बोलना है। उन्होंने भी लास्ट में, यदि आपने देखा होगा कि उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि इस पर पॉलिटिसाइजेशन इसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो खुद सांसद होकर के कमेंट कर दिया और फिर कह रहे हैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान का भी बयान दिखा देता हूं। पाकिस्तान ने तो पूरा लाव लश्कर भेजा, शहबाज शरीफ, हासिम मुनीर, पूरी कैबिनेट लेकर के गए वहां पर, पूरी कैबिनेट, मतलब पूरी पाकिस्तान की सरकार वहां पर जो है वो पहुंची हुई थी। इंटीरियर मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब सारे लोग। अच्छा, वहां भारत के डेलीगेशन पर यह कहा गया कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है और वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में है, और ये डेलीगेशन भेजकर भारत ने इस बात को दुनिया को बता दिया। मेरा ख्याल है भारत ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम पक्के अमेरिकन कैंप में और इजरायली कैंप में। ये उनका पक्का फैसला है और इसका ताल्लुक उन रीजन, हमारी रीजन के साथ भी है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नहीं भेजा। वो भी एक मैसेज है कि हम दूसरे कैंप में हैं। हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से पूरी फुल फ्लैज 6-7 लोग गए जी। हाँ, सब पहुंच गए वहाँ जी। तो इसलिए आई थिंक हम वी आर गोइंग आउट ऑफ अ वे टू सपोर्ट ईरान, एंड हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। वेराज इंडिया जो है वो यूएई के साथ है और इजराइल के साथ है, वो तो एजेंडा ही कोई और है वहाँ। अब पाकिस्तान जैसे उन्होंने खुद का आउट ऑफ द वे जाकर ईरान के समर्थन में खड़ा अपने आप को दिखा रहा है। क्या भारत ने इस डेलीगेशन से बड़ा क्लियर ये मैसेज कर दिया, या हमने भी आउट ऑफ द वे जाकर के ये बता दिया कि हम दूसरे कैंप में हैं? त्रिपाठी जी, देखिए, हम दूसरे कैंप में हैं ये नहीं दिखाया है। भारत लोकतंत्र है। भारत हमारे यहाँ जो लोग जैसे दिखता है, लोगों के मन में जो है उसके लिहाज से तय होता है।
ये विदेश नीति का मसला नहीं था। एक देश को लेकर वहां के जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर हमारे देश के लोगों के मन में क्या भाव है वो भी उसमें काउंट होता है, वो उससे इतर नहीं जाता है। विदेश नीति ऐसा नहीं होता कि एकदम से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग चलती। एक तरफ तो गाजा, फिलिस्तीन, झोला, ऑपेड वो सब चल रहा है और भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने क्यों एक राज्यपाल को और विदेश राज्य मंत्री को भेजा। भारत सरकार को लगा कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर ही जाना चाहिए और भारत और पाकिस्तान की तुलना ही गलत है। वो उनकी बात जो अभी वो क्या नाम है पाकिस्तान वाले जो सेठी जी हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम अपनी स्थिति के लिहाज से भेज रहे हैं, वो वहां सोचिए क्या कह रहे थे उसको, मध्यस्थ, ब्रोकर जो भी कह लें, उनकी वो स्थिति थी। उनके सर से तो बला टली है तो उनको उस तरह से जाना है, उनके लिए मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना है। हमारे लिए एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक ऐसा जो रिलीजियस कंट्री है उसमें हमें जाना है। दोनों का अंतर बड़ा स्पष्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं, दूसरी बात है कि वो एक रिलीजियस हेड थे वहां के, वो कोई राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं थे। ठीक है सर। तो ये भी सवाल उठाना अपने आप में बड़ी बेईमानी है। एक तुलना शहीद थरूर ने की, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की डेथ पर कौन कौन लोग आए और हमने क्या किया। नहीं, इंदिरा वो तो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इसको ये समझना कि ये विदेश नीति का मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। जो डेलीगेशन गया वो कोई हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से नहीं गया ना, वो भारत सरकार का डेलीगेशन है, जो भी लोग गए हैं। और उसका मैसेज भी है कि भारत कैसे देखना चाहता है। मैं इस पर नहीं टिप्पणी कर रहा कि वो कैसे देखना चाह रहे हैं भारत सरकार के ये अधिकार क्षेत्र में, कि वो उनको लगता है कि ईरान के साथ हमें इतना ही रिश्ता रखना है। और इसको मैं नजम सेठी ये हमने क्लियर किया है, नजम सेठी के हिसाब से भी सहमत नहीं हूं कि वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में आ गया है, ये नहीं हो रहा। लेकिन ये उन्होंने साफ कर दिया कि हम ईरान के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं या हम कितना रिश्ता रखना चाहते हैं, ये तो इससे साफ हुआ है। और ये बात कहना मतलब ये इसको एक तो समझना चाहिए ये विदेश नीति का हिस्सा है। ठीक है, इसको ये समझना कि नहीं ऐसे ही हो गया। वो वहां पर रिलीजियस लीडर खमेनी और खामनी दोनों बड़े लीडर हैं वहां के। और लीडर क्या होता है, पोप में है वेटिकन में। अभी जब पिछली बार वेटिकन में पोप साहब की डेथ हुई तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो गई थी उस डेलीगेशन में, वो भी रिलीजियस लीडर है। इसलिए इसको है एक लाइन से बोल रहा, आप बोल लीजिएगा, रिलीजियस हेड भी है और पॉलिटिकल हेड भी है। तो ये लेकिन इसको ये कहना, ये नजरअंदाज करना कि ये विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, ये विदेश नीति का हिस्सा है। और विदेश नीति में सरकार ने सोचा कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा मैसेज क्या था कि ईरान से हमारे रिश्ते हैं, हाँ, लेकिन लिमिटेड स्कोप में। ये इसका मैसेज है। आप नारे देखिए जरा इग्नर समीर जी वहां क्या लग रहे थे। और इसके बाद किसी को लगता है सर दो बातें लब्बैक सैयद मुश्तबा, ये इस बात की पुष्टि है कि मुश्तबा खमेनी जिंदा हैं। लब्बैक का मतलब हुआ हम हाजिर हैं, हम हाजिर। तो मुश्तबा खमेनी हम हाजिर हैं, ये वहां के लोग नारे लगाने। फिर सुनिए एक बार। लब्बैक सैयद मुश्तबा, अब जरा दूसरा नारा भी सुन लीजिए, अमेरिका की मौत के नारे फिर गूंजे। इन दोनों बातों से सर मुझे तो ये लगा कि अभी पार्ट 2 बाकी है। जो कुछ हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, मुस्तफा खमेनी जीवित है और ये सेंटिमेंट है। देखिए आज ईरान में इतना दर्द और दुख का माहौल है और अमेरिका में आज खुशी का माहौल है। 250 साल अमेरिका के संताप हो गए और आज वो बड़ा उत्सव मना रहा है। और आज जो ट्रम्प का जो बयान आया है कि मैं चाहता तो आज ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देता, इकट्ठे हो गए उनको सबको खत्म कर देता मैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर सब मारे जाएंगे तो बातचीत किससे करूंगा, और मैंने उनको मोहलत दी है।
तो इस तरीके से ट्रंप का बयान देना कि भाई आप वो अपने सर्वोच्च धार्मिक लीडर के लिए जिस तरीके से शोक में है, और आप ये बयान दो कि मैं पूरी लीडरशिप को आज खत्म कर सकता था, मैंने 7 दिन को उनको मोहलत दी है। उसके बाद ईरान का जो बयान आया तो ये बता रहा है कि फिलहाल ये मामला 7 दिन बाद ठंडा नहीं होने वाला है। जब सब वहाँ के लोग निकल जाएंगे, वापस बातचीत शुरू होगी, तो ये युद्ध शुरू होने वाला है। अब मुझे लग रहा है कि ये मामला और बढ़ने वाला है। अब भले वो कहे कि मुस्तफा अभी जिंदा है, लेकिन मुस्तफा भी कह रहे होंगे कि इस हालत में जिंदा रहने से बेहतर कि मैं मर जाता। शरीर का कौन सा हिस्सा बचा नहीं है, शरीर इस लायक है, चलने लायक है नहीं है, शरीर में सिर्फ सांसें है, आगे पता नहीं ना सर वो की स्थिति में नहीं है, स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो आज कम से कम सामने आते हैं ना सर, कम से कम चेहरा तो दिखा। तो हमने बात की थी ना सर, इसमें एक डर भी होता है। डर से ज्यादा इजराइल का डर है ये। डर से ज्यादा इजराइल इस मामले में कोई हमला नहीं करता सर। आज मैं आपको बताऊं एक बात, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ने ठीक कहा था उस दिन कि ये खतरा नहीं है कि इसी दिन कर देगा वो कुछ, लेकिन एक बार एक आदमी पब्लिक में आ गया तो उसको ट्रैक करना पॉसिबल है। दूसरी बात, ये बात आपको याद है चली थी बीच में कि ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान इस्लामाबाद बात करने के लिए आया था तो उस वक्त वो कई जहाज लेकर के आया था, जरूरत नहीं थी उनको, वो इस डर में आए थे कई जहाज लेकर के कि जाने इजराइल हमको आसमान में निशाना ना मार दे कि ये लोग बात करने ही ना पहुंच पाए। इनके स्पीकर थे उसमें और बाकी लोग थे। इजराइल ने उसको डिनाई किया है, मतलब वो सच में करना चाहता था। नहीं वो ठीक है कि आप भाई मारना चाहोगे, लेकिन ये डर के कब तक रहोगे? आप अपने पिता के इस फ्यूनरल में अगर शामिल नहीं हो पा रहे, उतना इजराइल से डर रहे हो, तो आप फिर लड़ो मत। अपने देश के अंदर आप अपनी पत्नी के फ्यूनरल में भी नहीं आया, उनकी पत्नी की भी मौत हुई है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतना डर रहा है तो आपको लड़ने की ताकत नहीं बचती इस तरीके से। हो सकता है कि इजराइल मारना चाहता हो, लेकिन मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा अभी मतलब बीमार हो कि चलने की स्थिति में नहीं हो, पॉसिबल है, उनके हाथ पर उड़ गए हो, क्या स्थिति शरीर में कि उस स्थिति में वो जनता के सामने नहीं आना चाहते। आपने ट्रंप का जिक्र किया था, आज अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको लेकर के ट्रंप बात कर रहे थे और वो यही बात कर रहे थे कि देखिए हमने दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया है, मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी है, हमने देखिए वेनेजुएला में क्या किया, राष्ट्रपति को उसके महल में से उठा करके हम लोग ले आए, हमारा एक भी व्यक्ति शहीद मारा नहीं गया, और ईरान में देखिए हमने क्या किया। Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our actually, I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. America is back, and we want to keep America great, and we will do so by approving the Save America Act, which means all voters must show voter ID. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. ट्रंप ने कहा हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। एक लाइन को और बोलनी चाहिए थी, हमने दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश भी बना दिया है। अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं करता आज की तारीख में। जो अमेरिका के दोस्त थे उन सबको धक्के मार मार के अमेरिका ने ट्रंप ने उनको दूर पहुंचाया है। अब तो ये इसका एहसास तो ट्रंप के जाने के बाद होगा कि ये रिश्ते कितना दुरुस्त ठीक किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है खैर उनको, जी त्रिपाठी जी। नहीं, बधाई तो देना चाहिए, और देखिए हम तो अमेरिका अच्छा रहे, ठीक रहे, बेहतर रहे, यूएस एट 250 है, ये और आगे जाए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका का पराभव होना ये बहुत अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको जो खतरा दिख रहा है वो कम्युनिस्टों से दिख रहा है। लेकिन वो आज के दिन में ईरान उनको इतना कमजोर दिखा चुका है, वो अपनी शर्तों पर उनको दबा रहा है, बावजूद इसके कि मुस्तफा खामनेई का कोई पता नहीं है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर खामनेई जरा सा भी चलने की स्थिति में होते तो स्टेज पर आते और वहां से विलुप्त हो जाते, जरूर दिखाते। ये एक सेंटिमेंट होता है भाई, और जहां लोग डेथ टू अमेरिका और लब्बैक मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं, वहां तो अपना नेता खड़ा हो जाए तो लोगों की रगों का खून और जोश में आता है। किसी स्थिति में नहीं है कि वो सामने आ पाए, वरना इतना तो जो उनके कपड़े होते हैं लबादा वगैरह पहन के वो आ ही जाते, लेकिन इस स्थिति में भी नहीं। इसका मतलब चेहरा भी ठीक नहीं है, हाथ पैर उनके ठीक नहीं, विशेष करके पैर ठीक नहीं है, वो ऐसी स्थिति में नहीं। लेकिन अमेरिका का पक्ष सोचिए, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अमेरिका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सी चीजें। आज मैं स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिका की, वो कमाल है। वहां जो उनका कर्ज है, हम लोग यहां बहुत सी बात करते हैं, वो $71 मिलियन से $40 ट्रिलियन पहुंच गया है। $40 ट्रिलियन, मतलब इसकी कल्पना कीजिए आपके अमेरिका कहां खड़ा हुआ। हमारा कितना है? $700 बिलियन।
हमारा इतना ही होगा और हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है। आप उसको उसी नहीं, हिसाब से- नहीं, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है, उनसे और चीन दोनों से बहुत अच्छा है। हम सबसे बेहतर स्थिति में है अगर डेट टू जीडीपी रेशियो कहें तो। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा संकट क्या है? अमेरिका में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में जो रिपोर्ट कह रही है कि वहां खुश कोई नहीं, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। और ट्रंप के आने के बाद वो जो दरारें जो छोटी दिखती थी वो खत्म हो गई। और जो सबसे खतरनाक है कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात थी वो ट्रंप के समय में कमजोर हुई। ये ज्यादा खतरनाक बात। पैसे बढ़े हैं, अमेरिका ने खूब कमाई की है, अमेरिका ने लूटा है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, अमेरिका टैक्स कर रहा है। ट्रंप ने कमाई की है सर, नहीं, ट्रंप ने खुद बहुत कमाई की है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई शासक अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकी इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जो पाकिस्तान से निचोड़कर क्रिप्टो में पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसा आदमी कंगले को भी नहीं छोड़ दिया उन्होंने। वो कंगले को भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो भी तो उसके घर की अर्थव्यवस्था तो चलती है। सूदखोर महाजन जो होता है क्या करता है? गरीबों से ही तो पैसा कमाता है, तो पाकिस्तान से वो पैसा कमा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये और 250 पर जरा वहां के लोगों को एक दिन का हमें भी स्पेशल सत्र बुलाना पड़ेगा ट्रंप डिस्कस करने के लिए, वो 2-3 घंटे से कम में होगा नहीं। पाकिस्तान की बात चल पड़ी है तो आपको पाकिस्तान के हालात दिखा देते हैं। ये अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, एक दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर इतनी इंपैक्टफुल है, ये सामान्य विस्फोट मत समझिएगा इसको। जो हुआ है ये बलूचिस्तान में हुआ है। इनके एक सैन्य ठिकाना था, उसके अंदर हुआ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। आप विस्फोट का जरा वो देखिए, ट्रेमर्स देखिए, उसके इंपैक्ट का असर देखिए। जब वहां पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर के एक बलूचिस्तान का बीएलए का ही शायद कोई व्यक्ति जो है उसने जाके खुदकुशी करी। ये आपको नफरत दिखा रहा है पाकिस्तान के लिए वहां कितनी है, और उस नफरत में किस हद तक गुजर जाने की उनके अंदर हिम्मत है, वो आपको दिखा रहा है। कोस्ट गार्ड्स का एक बहुत बड़ा कैंप था, 30 कोस्ट गार्ड इसके अंदर मारे गए। ये शायद ग्वादर के नजदीक हुआ है बलूचिस्तान में। तो ये आपको वहां की हालत जो है वो दिखा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं मैं कि बीएलए कितना काबू में है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, आपको पता चलेगा। बलोच लड़ाके जो हैं वो हाईवे पे पहुंचते हैं। हाईवे पे एक पुल बना हुआ है, पुलिया जैसी बनी हुई है, वो बुलडोजर लेकर के आते हैं और पुलिया तोड़ के चले जाते हैं। पुल है, प्रॉपर पुल है, ये देखिए, पुलिया नहीं है, प्रॉपर पुल है। वो बुलडोजर लेकर के आया कि ना यहां से कोई नहीं जाएगा, पुल गिरा के चला गया। तो ये तो इतना तो हालात काबू में है पाकिस्तान की, आपको हालत आपको दिखाई दे रहा है। ये रहे बीएलए के लोग, झंडा लेके बाकायदा सड़कों पर गश्त करते हैं। वो देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा, ये सारा इलाका तो इस समय जल ही रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो स्थिति आप बलूचिस्तान में अभी आप दिखा रहे हैं वही स्थिति सिंध में भी है, वही स्थिति जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। हमने कभी नहीं सुना था इस प्रकार के नारे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर के अंदर कि हम दूसरा अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। कभी नहीं सोचा था कि तुमने हमको गुलाम बना करके रखा है, हम तुम्हारी गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। कभी नहीं सुन रखा था कि भाई तुमसे हमारे रिश्ते नहीं है, तुमने हमको कैद करके रखा है, हम तुमसे आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक अपना इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे हाल के दशकों में इस प्रकार की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दी है। मतलब जियाउल हक का जब तक शासन था और उसके बाद का भी शासन यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान कम से कम इंटरनली मजबूत ताकत के बल पर ही, एक सैन्य तानाशाही थी वहां पर, लेकिन कम से कम एक कोहेसिव ग्रुप के तौर पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही नहीं उस वक्त। हाँ, नहीं उस समय भी था, लेकिन उस समय जो बलूचिस्तान का हमेशा से ही रहा है, हमेशा रहा, लेकिन कंट्रोल में रहा। अब स्थिति लगती है कि जैसे हर प्रदेश जो है वो रिबेल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो एक पंजाब सूबा को यदि आप छोड़ दें पाकिस्तान के अंदर जी, तो पंजाब सूबा को छोड़ने के बाद अब सारे के सारे सूबा जो हैं जल बिल्कुल ठीक आप करें। एक बयान केवल दिखाता हूं आपको। ह्यूस्टन में, अमेरिका में, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के बाहर एक बलोच महिला, उसने कैसे पाकिस्तान को लताड़ा, ये देखिए आप। कश्मीरी है, हम न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हारने वाले हैं। मैं रावला कोट की बेटी तुझे लटका के कहती हूँ कि तू चूड़ियां पहन के बैठ, जलील इंसान। तूने हमारे घरों पे हमले किए, तुमने
कितने शौकत मीर अरेस्ट करोगे और कैसे एक शौकत मीर निकलेगा? तुम कितनी माए मारोगे और कैसे शाहजेब की माँ निकलेगी? तुम कितनी बहनें मारोगे और कैसे उस माँ का बल निकलेगी? गद्दार तो तुम हो, दहशतगर्द तो तुम हो, दहशतगर्दियां तो तुमने फैलाई हुई है पूरी दुनिया में। ओ गद्दारों, माफ कीजिएगा, ये कश्मीरी महिलाएं हैं और ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर आप इनको सुन रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पहले नहीं देखते थे हम। पीओके के लिए तो इतना बिल्कुल नहीं देखा हमने। बलोच लोग तो बहुत अरसे से लड़ाई कर रहे हैं। बलोच, ये सिंध, ये सब मूवमेंट तो हम लोगों ने शुरू से देखा था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार का बिल्कुल नहीं था पीओके को लेकर। और पीओके में अब जो बढ़ गया कि वो रहना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। अभी तक तो नाराजगी चल रही थी कि उनकी आज़ादी की बात, प्रधानमंत्री सिस्टम उनका अपना हो, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन अब वो साफ साफ कह रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी हम लोग देख रहे थे कि ये पीओके की तस्वीर। हाँ जी, तो पीओके में किसी भी तरह से, तो वो एक बड़ी चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। और इस नज़रिए से भी होना चाहिए कि भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है पीओके, बिल्कुल भारत का हिस्सा ही है। तो वहाँ पर किस तरह से वो लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह से उन्होंने किया है, एक्चुअली उसका पाकिस्तान सरकार का दोष है। मैं बार बार इसको जिक्र करता हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान उनको मारने काटने के अलावा आता नहीं ना सर कुछ। हाँ, तो जब वो अपना ही नहीं समझते तो फिर क्यों उनको बैठाए हुए हैं? अरे आज 5 जुलाई है, आज समीर जी वहां के लिए बड़ा दिन है। आज पीओके में आज की तारीख ऐलान के साथ बहुत बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ पूरा हो रहा है पीओके के अंदर, अब मुझे लगता है कि सबके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर है। जिस तरीके से वो मनमानी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, सेना को उसने पूरी सेना जिस तरीके से सरकार को कठपुतली बनाकर चला रही है, आसिम मुनीर सरकार भी चला रहा है, सेना भी चला रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ अत्याचार किया, चाहे फिर बलूचिस्तान हो चाहे फिर पीओके के अंदर किया हो, अब जनता खुलकर आ गई है। बलूचिस्तान की जनता तो पहले से विद्रोह कर रही है। पीओके की जनता ने जिस तरीके से अब मतलब सड़कों पर उतर आई है, महिला और बच्चे सड़क पर आ गए और वहाँ के लोगों ने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने अधिकार लेकर आएंगे, अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या तो हमारे साधन संसाधन हमको दिए जाए, अब हम आपके सुनने नहीं वाले। मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से अगर बलूचिस्तान भी हुआ और पीओके भी इस तरीके से सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलेगा तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। इनको रोक के रखना, टूटना तय है। पाकिस्तान कैसे टूटता है, कितने हिस्सों में टूटता है और कब टूटता है, ये देखना बाकी है। खबर आपको सुनाते हैं, खबर दिखाते हैं आपको। कल मोदी जी ने 2 भाषण दिए थे और 2 बड़े भाषण थे वो। एक उन्होंने एक रिफाइनरी का उद्घाटन किया था गुजरात राजस्थान में जाकर के, और उसके बाद फिर वो गुजरात गए थे। दोनों जगह बड़े काम हुए थे। वो रिफाइनरी जो है वो भी बहुत सालों से बन रही थी। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो सामने आई, उसने कहा कि ये तो हमने मनमोहन जी के काल में जो है हमने इसको राजस्थान के लिए लाए थे। अशोक गहलोत ने कहा कि हम लेकर के आए थे रिफाइनरी और हमने काम भी शुरू कर दिया था। ये तो मोदी सरकार ने इसका काम छोड़ दिया, बीच में लटका दिया इसको, अब जाकर के उसने पूरा किया। लेकिन ये काम तो मुख्यमंत्री रहते मैंने और यूपीए काल में मनमोहन जी ने किया था। एनीवे, वो रिफाइनरी बन गई, बहुत बड़ी रिफाइनरी बनी है वो। उसके अलावा उन्होंने कल डिटेल में बताया कि हमारी कैपेसिटी जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। हम कितना मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं पेट्रोल डीजल और उत्पादों का, और हमारा लक्ष्य क्या है, दुनिया की 4थी सबसे बड़े हम लोग उत्पादक हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के। फिर वो जो गुजरात गए तो गुजरात में भारत की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है। दोनों जगहों पर उनका दिया गया एक बयान आपको दिखाता हूं। पहले तो आपने देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। ये देख रहा है ना विनोद, याद होगा ना कोई सीरीज का डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, तो उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा, और कहा मैं काम करता हूं तो छोटा काम नहीं करता। और अभी सुभैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे। उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चुक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है, मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुवेश जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। क्या प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो 12 साल में जो काम हुआ उसमें दिखता है। पहले त्रिपाठी से शुरुआत करते हैं। इनका प्रधानमंत्री का एक बीच बीच में आता रहता है, वो क्या
स्पीड स्किल स्केल, हाँ, यही है स्केल ना? एंड स्पीड, बिल्कुल। उसके साथ फिर वो कह रहे हैं छोटा काम नहीं करता, मूर्ति स्टैचू भी बनाता हूं तो दुनिया की सबसे बड़ी। क्या नहीं, भारत देखिए, ने करके दिखाया कुछ? ये तो सच है कि उसमें मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं जिससे और लोगों को संदर्भ के साथ समझ में आए। भारत में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 1983 में चंडीगढ़ में लगी, लेकिन वो फैक्ट्री पता नहीं कहां चली गई। आग लग गई थी, किसी ने कुछ किया ही नहीं, जाने कौन सी साजिश हो गई, किसी का दबाव आ गया। उसके बाद भारत ने सेमीकंडक्टर पर काम नहीं किया और भारत का सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ 2021 में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10,000 करोड़ के प्रोविजन के साथ। और आज हम खड़े हैं तो भारत में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। अब इससे आप स्केल और स्पीड समझिए कि दुनिया ने जो कुछ किया, हम उधर जाने को तैयार नहीं थे, सोच रहे थे कि हम मंगा लेंगे क्योंकि हमें ना डिजिटल इंडिया करना था, ना हमें मोबाइल यहां बनाना था। हम मुश्किल से 2-4% मोबाइल यहां बनता था, कुछ आपको नाम याद होंगे ना जो देसी कंपनी। आज 90% मोबाइल हमारा यहीं बनता है। स्केल स्पीड का फर्क समझिए 12 साल का। आप उन चीजों को जिसको बिल्कुल चलते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदाजा ही नहीं लगता। आप जिस ट्रेन में चलते हैं, जरा कल्पना कीजिए कि 108 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं देश में, 108, और नमो भारत, अमृत भारत सब मिला के, यानी रेलवे का कायाकल्प हो गया, आपको ध्यान ही में नहीं आया। जितनी आजादी के बाद पटरियां बिछी उतनी 12 साल में बिछ गई, आपको ध्यान में नहीं आया। एक भी ट्रैक नहीं है जिसपे इलेक्ट्रिफिकेशन ना हुआ हो, हमें ध्यान ही में नहीं आया। स्केल स्पीड ये है, और उस स्केल स्पीड पर जब काम करते हैं तो स्टैच्यू तो एक, मतलब इसको कहें कि चूंकि वो गुजरात में थे और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई हमने, तो वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी आप देखिए, गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाका केवड़िया, 2 पिछड़े इलाके गुजरात में थे। एक भुज का, जहां कच्छ के इलाके में पानी तक नहीं होता था, और वहां भुज के आगे कोई जाता नहीं था, उधर तो कोई जाता नहीं जहां ये धोरडो गांव है, रणोत्सव जहां होता है, और दूसरा एक केवड़िया जो आदिवासी इलाका है, सबसे पिछड़ा, उधर कोई नहीं जाता था। इन दोनों को, जिसको कहते हैं ना कि नए किस्म का रेवेन्यू, नए किस्म की इकोनॉमी, वो खड़ी कर दी। एक आपने रेलवे वाली बात की तो एक पर्सनल एनेक्डोट मुझे याद आ गया। वाइफ जो है वो अपने पिताजी के घर जाती हैं, हर साल जाती है, तो इस बार ट्रेन से ही जाती है, इस बार वंदे भारत से गई। हाँ सर, लौट के आए तो मुझे लगा घर परिवार की बात होगी, 10 मिनट तो ट्रेन की बात होती रही। सच बता रहा हूँ, ये कितनी कमाल ट्रेन है, कितनी सुंदर ट्रेन है। बेटा भी जो है, मतलब मेरा मन हो गया वो ट्रेन देखने का, इतना उन्होंने तारीफ की उसकी। एक मैं और जोड़ दूं, ट्रेन से जाते हुए जरा आप ट्रैक के बगल देखिए। भारत में जो काम हम लोग लगातार कहते, हम ये तो कहते थे कि भाई एक्सीडेंट कम हो गया सबको, अभी एक भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो जवाबदेही मांगी जाएगी, हम भी मांगेंगे सरकार से। लेकिन 12 वर्षों में तय करके ट्रैक के किनारे वो सीमेंट वाले, वो जो कहते हैं ना ट्रैक को गार्ड करने वाले बनाए जा रहे हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, जिससे नहीं होते। और वो जो नो मैन क्रॉसिंग थी, अब कोई आपको जरूरत ही नहीं, आदमी होता ही नहीं वहां। एक सेमीकंडक्टर की बात हुई तो उस पर भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, कल वहां भाषण हुआ था गुजरात में, तो वो बता रहे थे, अभी जो त्रिपाठी जी ने कहा ना कि हम कितना फोन बनाते थे, अब कितना फोन बनाते हैं, उन्होंने शुरुआत की कि पहले आप केवल प्रोडक्ट असेंबल करते थे, भारत पार्ट नहीं बनाता था। और ये तो मुझे पुराना बयान उनका याद आ रहा है, रघुराम राजन जी का, किसका, उनका, कि हम फोन बनाते नहीं, हम फोन असेंबल करते हैं। भाई ये बात हो गई 4-5 साल पुरानी। तो वो प्रधानमंत्री ने कहा हम पहले यही करते थे, फिर हमने उसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने शुरू किए। आज हम उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिप, चिप के बिना कुछ नहीं है, पत्थर है, तो आज हम वो चिप बनाने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहां वहां से यात्रा यहां तक लेकर के आए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले 1 दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स, और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही
मेक इन इंडिया का अगला चरण है। और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडस्ट्री का दर्जा ऐसे नहीं मिलता किसी भी उद्योग को। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई दशकों पुरानी है, बाकी सब लोग बहुत समय से मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी है मुझसे, लेकिन जितना मैंने देखा, आप उसको इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उसके छोटे छोटे कलपुर्जे से लेकर पूरी गाड़ी तैयार करते हैं। वो सब कुछ भारत में हम बना सकते हैं, दुनिया के बहुत सारे देश नहीं कर पाते ये काम। वही बात वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के। आज हम ए से लेकर जेड तक सारा कंपोनेंट खुद भारत में बनाते हैं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है समीर जी। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के जो जिक्र उन्होंने कहा, और 20 करोड़ चिप्स बनने वाली है, 500 करोड़ का टारगेट लेकर सरकार चल रही है। 3 प्लांट शुरू हो गए चिप्स के। और प्रधानमंत्री मोदी कल जब अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने किस्सा सुनाया कि बोले 2 दशक पहले, 20 साल पहले बोले मैंने सेमीकंडक्टर की बात की थी, तो बोले तब मीडिया हंसता था, सरकार हंसती थी। बोले मैंने जगह भी तय कर ली थी, मेरे मुख्यमंत्री थे कि कहाँ मुझे प्लांट डालना है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई भाव नहीं दिया। और मैं मीडिया से कहता था, मीडिया हंसती थी मेरे ऊपर। बोले 20 साल पहले मेरा जो सपना था, बोले अब जाकर भारत में मैं। तो ये बात सच है, हम इस काम में अब तेजी से जा रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। 10-20 साल पहले, 2 दशक पहले प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में था कि सेमीकंडक्टर पर काम करना। अगर उस समय प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मान लेते, गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी ने जगह दे दी थी, अगर केंद्र सरकार सहयोग करती, तो आज भारत सेमीकंडक्टर में कहाँ होता। जो ताइवान और चीन के दबदबा, कुछ तो भारत अपने स्थिति हासिल करता। तो मुझे लगता है कि देर से शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर पर चिप्स को लेकर भारत सरकार काम कर रही है, अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे लेकर गए, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें एक बड़ी क्रांति इस दिशा के अंदर दिखेगी कि अब A to Z जो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम घर के अंदर बनाएंगे। ये ट्रेन तो हम दौड़ते दौड़ते पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेन जो हमारी आंखों के सामने से निकल रही है, उस पर हम कितना चढ़ पाए। एआई की ट्रेन सर, वही मैं बात कर रहा था। एआई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर पे काम किया, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम इंडस्ट्री को लेकर, वो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि जो कई बार मैंने चर्चा भी की थी और भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक भले ही सरकार ने नारा दे दिया होगा मेक इन इंडिया का, लेकिन हम मेक इन इंडिया पर नहीं चल रहे थे, असेंबल इंडिया पर चल रहे थे। और मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि एक स्टेप होता है, शुरू करते हैं, शुरू आप वहाँ से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो सरकार ने स्लोगन पहले दे दिया, काम उसके बाद में शुरू हुआ, लेकिन वो असेंबल इंडिया से हम मेक इन इंडिया की तरफ चल रहे हैं। अभी उसमें रफ्तार आई है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ असेंबल वाली ही हो रही है। मोबाइल भी असेंबल ही है एक तरह से, अभी जो असेंबलिंग ही हो रही है मोटे तौर पर मोबाइल की। लेकिन जो सबसे बड़ा काम होना चाहिए वो एआई का है, और एआई में हम बहुत तेज़ी से पिछड़ गए हैं। उसकी वजह एक तो ये कि एआई खुद बहुत तेज़ रफ्तार से आगे चल रहा है। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि हम जहाँ छूट रहे हैं वो बुलेट ट्रेन जैसा है कि एक बार शुरू होती तो वो एकदम भाग जाते हैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसके बार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जरूर उसको ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन एआई फ्यूचर है दुनिया का, बिल्कुल है। और उस पर बहुत वो ट्रेन हमने बहुत पीछे छोड़ दी है। और क्या उसको पकड़ने की कोई बड़ी तैयारी हो रही है? हो सकता है जब सेमीकंडक्टर पर हम सर ऐसे बताइए, जितने देशों ने वो गाड़ी पकड़ी है वो क्यों पकड़ पाए? रिसर्च की वजह से। रिसर्च पे पैसा लगा है। क्या रिसर्च का कोई हमारे यहाँ तो इकोसिस्टम ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इकोसिस्टम ही नहीं है। और उसकी एक और वजह, अभी आज ही एक मैं कोई प्रोग्राम कर रहा था कि जो स्टार्टअप्स पर आपने R&D का नाम लिया, तो स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो मैं समझता था हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन वो 99% स्टार्टअप्स जो है कोलैप्स कर गए, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया कि वो सरकार ने अभी तो सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने बयान दिया था कि दुनिया में चौथा देश है शायद मैं बताऊं ना, स्टार्टअप क्या प्रोग्रेस क्या हो रही है उससे आपने देखा क्या? यूनिकॉर्न्स की यूनिकॉर्न इतने दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लेकिन 90% हमारे कोलैप्स कर गए हैं। और वो उसकी वजह सरकार नहीं है। सरकार ने बल्कि आपको पैसा दिया, आपने उसका पैसे का इस्तेमाल R&D पर नहीं किया, और आप उसको कहीं से कॉपी कर लाए चाइना से मोटे तौर पर ज्यादातर जगहों पर, और वो लेकर आ गए। और फिर क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत तेज आप कॉपी करते हैं तो वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है। अभी पीछे पिछले दिनों आपको याद होगा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बड़े नाराज हो गए थे, बिगड़ गए थे कार्यक्रम में। वो एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में ही थे। उन्होंने कहा था कि हमारी इनोवेशन जो हो रही है वो बिजनेस मॉडल, हम नए बिजनेस मॉडल नहीं बना रहे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। तो हम ये डिलीवरी वाले ऐप बना के बड़े खुश हैं। एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट वाइज हम है ना सर्विस सेक्टर वाले लोग, आगे बढ़ने की जरूरत है। दुनिया की बात क्या है कि हम लोग बाय नेचर से सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। और ये जो एआई में भी सर हम जहां पर हम अच्छा कर रहे हैं इंडिया, वो उसकी एप्लीकेशन पार्ट है। हाँ, तो एआई का एप्लीकेशन कहां तो सर्विस सेक्टर ही हुआ। लेकिन एआई मॉडल हमारा अपना नहीं है। एक बस
30 सेकंड में। एक तो पहला ये कि दुनिया के जो 3-4 सबसे शानदार ग्लोबल एआई इकोसिस्टम काम कर रहे हैं उसमें भारत एक है। तो पहले तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हम जब कह रहे हैं तो हम भाषिणी को भूल जा रहे हैं। 22 भाषाओं में हमारा अपना ऐप है बना हुआ, सर्वम एआई को हम भूल जा रहे हैं। ये फुल स्टैक आपके फोन में सर्वम है? जो कभी कभी करता हूं, कभी कभी करता हूं। आप भी वही एआई इस्तेमाल करते हो? आप इसको समझिए, जो एआई जिस दिन मैं अपना भारत का ऐप इस्तेमाल करने लगूंगा सर, मेरा भरोसा उस पर आ जाएगा, उस दिन हम बात करेंगे कि हम समझिए इसको। यही बात असेंबलिंग के समय भी कही जा रही थी। लेकिन जिस चीज को आप समझते ही नहीं है, उस इकोसिस्टम में आप घुसेंगे कैसे? हमारे लिए ये मुश्किल है ना। अब जैसे आज हम कहते हैं भाई रेयर अर्थ मिनरल है नहीं, तो हम काहे को महिंद्रा की, मैं वो नहीं कह रहा, वो तो आप ठीक कह रहे हो। जहां पहुंचने में जितना वक्त लगेगा वो लगेगा ही। ये मुश्किलें हमारे साथ बहुत है क्योंकि हमने लेट शुरू किया और हमें बहुत तेजी में बहुत कुछ करना है। लेकिन एआई के भी उसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप नहीं मानते कि एआई में हम बहुत पिछड़े हुए हैं? बहुत पिछड़े नहीं है हम, पिछड़े। आपको कमेंट है? अगली खबर दिखाता हूं। बस एक लाइन सिर्फ है, भारत सरकार एआई को बहुत तवज्जो दे रही है और हमारे जितने रिसर्च सेंटर हैं, जितने आईआईटीज इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में इस पर R&D पर काम चल रहा है। देखिए होता क्या है कि जब शुरुआत में यदि आप देखेंगे कि जापान भी डेवलप हुआ तो ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ गया। चाइना यदि डेवलप किया तो वो भी ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ गया। हम भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि शिफ्ट करने में जो ट्रांजिशन पीरियड में होता है वो उतना हो रहा है। सर अगली खबर पे आपका कमेंट है। जम्मू कश्मीर से एक खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बहुत सारे काम हुए हैं। दहशतगर्दी, टेररिज्म कम हुआ है, रेडिकलिज्म पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन फिर एक ऐसे बीच बीच में सर उठाते हैं ऐसी ताकतें। एक स्कूली किताब पर विवाद हो गया और एक्शन भी हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के 8 लोगों को सस्पेंड किया है। क्या है मामला? एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को हटाया गया है। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें पहुंच गई जिसमें टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट को, अलगाववादियों को, उनका महिमा मंडन किया गया था, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया गया था। ऐसी किताबें थी। इनके राइटर्स और प्रकाशकों को अब ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला हुआ है। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत खरीदी गई इन किताबों में अलगाववादी नेताओं और टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर की महान हस्तियों, दिग्गजों, ऐसे शब्दों से इनको उद्बोधन किया गया था। और ये जो किताब है, पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको अब सारी लाइब्रेरी से हटा लिया गया है। इनमें वो सारे नाम है जितने आप इमेजिन कर सकते हैं जो कश्मीर के लिए सो कॉल्ड आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे आतंकवादी सब। मकबूल भट्ट से लेकर जहां से शुरुआत हुई थी इस सारी बीमारी की, उस सारे लोगों के नाम इसके अंदर स्कूल की किताब में बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरियों में रखी हुई थी। बीजेपी एक्शन एलजी ने ले लिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का किया हुआ है। उमर अब्दुल्ला सरकार के शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए। हमने मांग की थी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर को सेक आउट कर दे और जितने भी इसमें दोषी हैं उन दोषियों को आपराधिक मामले दर्ज करके उन पे कार्रवाई हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, अभी एक आईवाश किया गया है, पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। कुछ लोअर लेवल के लोगों को सस्पेंड करके ये दर्शाया गया है कि बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। इससे कोई भी राष्ट्रवादी लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आज भी कहा था कि ये देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली बात है। और अगर इतनी गंभीर बात है और एक सस्पेंशन का ऑर्डर लोअर ऑफिशियल्स का करके आप पल्ला झाड़ोगे तो इससे कोई सहमत नहीं है। सर आज भी ऐसे काम हो कैसे जाते हैं? मुझे हैरानी इस बात की है, कैसे मुमकिन है कि किताबों में टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाए और वो स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंच जाए? देखिए मनोज सिन्हा ने कई काम ऐसे किए हैं। यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स को डिसमिस किया है। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके कई बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को उन्होंने डिसमिस किया है, क्योंकि वो सेपरेटिस्टों के साथ उनकी मिली भगत हुआ करती थी, सेपरेटिस्टों के कार्यक्रम में वो जाया करते थे। दूसरी बात, अब ये इसलिए हो जाता है कि देखिए उनके लिए तो वो, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉफ्ट टेररिज्म को हमेशा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्रमोट करती रहती थी। सॉफ्ट टेररिज्म इसलिए प्रमोट करती थी कि ताकि वो दिल्ली को हमेशा ब्लैकमेल करते रहे
कि देखिए यदि हम नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर आपके पास नहीं रह पाएगा। और ऐसी स्थिति में मकबूल भट्ट से लेकर के ये जितने हैं इन सारे लोगों को ग्लोरीफाइड करें। आपने देखा नहीं था यासीन मलिक को मनमोहन सिंह के साथ कैसे ये उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में कैसे, और ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पर मनमोहन सिंह उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे बाकी लोगों के साथ, शांति का दूत उनको घोषित करने की कगार पर थे। तो वो सारे उनके लिए तो फ्रीडम फाइटर्स ही थे। ये बदलाव अभी आया है जब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर खास करके 370 खत्म करने के बाद जो फिजा में अंतर आया है, लेकिन अभी भी सारे एलिमेंट्स को आप सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि दिल्ली से लेकर जम्मू तक शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग होती है। नहीं, अब चीफ मिनिस्टर का कर लीजिए इस्तीफे का, इस्तीफा चाहिए। मैं समझा नहीं कि दिल्ली में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग केंद्र में है और वहां जम्मू में भी कुछ चक्कर है क्या? क्या आप चाहते हैं कहां जोड़ रहे हैं सर, मंत्रियों की और विभागों की जवाबदेही ना हो? नहीं हो, मैं तो कनेक्ट पूछ रहा था। अब ये इथेनॉल वाला विवाद जो है ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब इसके पीछे सरकार भी वजह है। सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी नितिन गडकरी जी के बयान से। नितिन गडकरी जी दूसरा बयान देकर के उसको खत्म कर सकते थे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक्सपर्ट बैठा दिए। सरकार पिछले 2 दिनों से अलग अलग एक्सपर्ट्स को मंच देकर के उनके थ्रू ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि एथेनॉल में कोई खराबी नहीं है। पूरी दुनिया एथेनॉल मिक्स कर रही है पेट्रोल के अंदर, हम भी कर रहे हैं और हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत सालों से कर रहे हैं। और वो एक्सपर्ट्स कौन है? वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर, टोयोटा के, मारुति के, इनके बड़े लोगों को, किर्लोस्कर के, इनके लोगों को सामने बैठा दिया गया कि आप ये बताएं कि साहब कोई गड़बड़ नहीं है। तो पहले तो आप इन्हीं की बात सुन लीजिए। अच्छा, एक खबर ये है कि भूटान ने कहा साहब हमको E20 वाला पेट्रोल मत देना, हमको वो प्योर वाला देना, हमारे यहाँ की गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। तो भूटान ने मांगा है अपना असली पेट्रोल। अब क्या ये एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे 2 बयान आपको मारुति और टोयोटा के हैं शायद, उनके कर्मियों के, सीनियर मैनेजमेंट के, सुनिए। I think there is a lot of misunderstanding about the fuel. For example, if you look at it from the automotive sector, there is a lot of myth that if you use E20 blended fuel, vehicles will get damaged. It's a myth. It doesn't happen this way. There's a lot of myth about the amount of mileage loss or the fuel efficiency loss. Yes, there is some fuel efficiency loss, no doubt, but it is not so big as it being made out to be. देखिए, 2 बातें कल से एक्सपर्ट्स ने जो कही उसमें 2-3 बातें भी हैं। पहला, उन्होंने कहा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता इससे। दुनिया भर में गाड़ियां चल रही हैं, हमारी गाड़ियां इससे कंप्लायंट है, हम सोच समझ के उसी हिसाब से गाड़ी बनाते हैं। एक बात। दूसरा, सबने माना कि माइलेज कम होता है। कितना कम होता है? 3 से 6% के बीच कोई नंबर, इतना परसेंट एथेनॉल जब मिल जाएगा तो उसका कुछ इतना नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जल्दी बर्न करने वाला फ्यूल है, इसलिए एक्सेलरेशन में आपको फायदा मिलता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, माइलेज कम हो जाती है और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। ये 3 बातें सारे एक्सपर्ट्स ने बताई आकर के। लेकिन फिर आए गडकरी जी, कल फिर आए गडकरी जी, त्रिपाठी जी, और गडकरी जी ने कहा अरे पेट्रोल पे अटके हो, तो मैं तो डीजल की बात कर रहा हूं। अब करिए तैयारी डीजल में मिक्सिंग की। अब मेरे केमिस्ट्री में इतने नंबर आए नहीं थे, उन्होंने कुछ बताया कि हम कौन सा सब्स्टिट्यूट डालेंगे उसके अंदर। देखिए, गडकरी जी को तो सुन लो। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो CNG हो। दत्ता जी का बयान दिया। त्रिपाठी जी पहले आज ये बताएंगे हमें, ये डीजल की गाड़ी खरीदेंगे या पेट्रोल की, बताइए, या ईवी? गडकरी जी, सबसे पहले तो आप चारों लोग मिलकर ये बताइए कि गडकरी का इसमें क्या स्टेक है? वो क्या पेट्रोलियम मंत्री हैं? किस हैसियत से बोल रहे थे नितिन गडकरी? ये तो सरकार का कोई भी मंत्री खड़ा होकर बोले कि वो आइसोब्यूटेनॉल, कल पेट्रोलियम मिनिस्टर बोल रहे थे। सर आप क्यों गडकरी जी को आप लोग बचाने में लगे हुए हैं? नहीं, पूरी मैं कह रहा हूं कि वो मंत्री हैं क्या? पूरी सरकार बोल रही है सर। फिर मैं कह रहा हूं, पहला सवाल, मूल सवाल पे आइए, क्या नितिन गडकरी जी का पेट्रोल डीजल से कोई लेना देना है? आपको इसका उत्तर दूं? हाँ, बोल दीजिए सर। जब केंद्र में भारत बीजेपी की सरकार नहीं थी सर, तब से मैं बता रहा हूं, नितिन गडकरी जी इथेनॉल पर बोल रहे हैं सर, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सबसे
तब से वो इस मूल पे प्रश्न काम कर रहे हैं। क्या नितिन गडकरी जी का पेट्रोलियम मंत्रालय में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप दो बातों को अलग कीजिए ना, ये निर्णय सरकार के हैं, गडकरी जी का इंटरेस्ट है। अब इसके बाद कल सरकार ने एक्सपर्ट बिठाए, मैंने उन एक्सपर्ट्स को सुना। अब पहली बात तो ये कि मैं बार बार बताता हूं, फिर से बता दे रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं 23 के पहले की गाड़ियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वो अपनी जैसे डिप्लोमेसी वाले बोलते हैं, नहीं बोला मैंने नहीं बोला। क्या कहा उन्होंने? कहा मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने कहा 23 के बाद की गाड़ियां E20 कंप्लायंट। इसका मतलब क्या हुआ? 23 के पहले वाली नहीं। उस पर मैंने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि कोई हमने देखा है कोई नुकसान नहीं होता उससे पुरानी गाड़ियों। फिर वही कह रहा हूं, वो E10 कंप्लायंट है, वो E10 कंप्लायंट है। अब आप कह रहे हैं कि देखिए इससे कुछ सेहत नहीं खराब होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूध में कुछ और मिला दीजिए और कहिए कि सेहत इतनी ही तो खराब होगी, ज्यादा नहीं खराब होगी। मतलब ज्यादा मत मिलाइए। अरे बॉर्नविटा मिलाने पे क्या दूध में खराब? मैं वही कह रहा हूं कि आप उसमें कुछ मिला दीजिए। और एक स्टडी मुझे लगता है, देखिए भारत सरकार आयात बिल कम करना चाहती है, ये सब ठीक है, लेकिन गाड़ियों में अगर माइलेज कम हो रहा है तो वो आज पहली आप कह रहे हैं इसका फायदा कम नुकसान ज्यादा है। मैं कह रहा हूं संदेह बहुत है। फायदा नुकसान एक खबर सर समझ नहीं आएगा। एक लाइन अच्छा, एक जो पत्रकार ने कहा कि इंजन हमारा बैठ गया, आप उससे सहमत हैं? सर ये सब फ्रॉड है। अगर इंजन बैठता तो इतनी गाड़ियां चल रही नहीं बैठती, ऐसा सही नहीं। लेकिन संदेह लोगों के मन में बढ़ा। और एक चीज जो जरूरी है, देश को पता चले कि एथेनॉल जो बनेगा, हम अभी पेट्रोलियम आयात वाले संकट से जूझ रहे हैं। भारत में जो एग्रीकल्चर से बनेगा, वो सवाल का जवाब नहीं। कोई वायरल वीडियो चल रहा था बहुत, शायद टोयोटा की गाड़ी को लेकर, मैं बता देता हूं उस पर टोयोटा का जवाब आया है। उन्होंने कहा गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं रुक के बंद हुई। उन्होंने कहा गाड़ी हमारे पास आई थी, गाड़ी को हमने पूरी तरीके से अंदर से फ्लश किया, जो भी तेल था सब निकाला, इंजन सब जगह से, और उसके बाद उसमें हमने नॉर्मल पेट्रोल डाला, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। इसका मतलब उन्होंने जहां से तेल डाला है वो मिलावटी तेल था, उसकी प्रॉब्लम हुई थी। E20 पेट्रोल की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई है, टोयोटा का इस पर आधिकारिक बयान। एनीवे सर, अब गाड़ी तो E20 ही आ रही है, क्या करेंगे त्रिपाठी सर? कोई बात अब देखेंगे। मूल प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, खरीदेंगे डीजल वाला या पेट्रोल वाला? अब कोई नहीं खरीदेंगे। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, सभी जी बहुत शुक्रिया आपका।